तो 23 जुलाई को 18 हाउस देश के लिए आप पूरा दिन अपना बुक कर लीजिएगा, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक का बजट महोत्सव आप देखेंगे। और ये महोत्सव अपने आप में अद्भुत हो सकता है, क्योंकि ये मोदी 3.0 का ये पहला बजट है। ये बजट उस समय आ रहा है जब वापस अलायंस की सरकार इस देश में है। ये बजट उस समय आ रहा है जिस समय भारतीय बाजार अपने चरम पर है। ये बजट उस समय आ रहा है जब 80% से ज़्यादा FIs लॉन्ग इंडिया में बैठे हैं। ये बजट उस समय आ रहा है जब US के अंदर भी इलेक्शंस होने इसी साल ही। तो बहुत सारे ऐसे ट्रिगर्स हैं जो बजट की अहमियत को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और हो सकता है विजनरी बजट भी हो, क्योंकि जो पिछली बार वाला इंटीरियम बजट देखा, अगर उसी की छाप आई तो ये विजनरी बजट हो सकता है, यानी कि अगले 5 साल का रोड मैप वाला बजट हो सकता है। इन्हीं सभी चीज़ों पर हमारी पैनी नज़र है। छोटी मोटी और बड़ी सारी खबरें हम आपके सामने लेके आते हैं। और ये पूरा दिन आपको 23 तारीख का तो बुक करना, उससे पहले भी आप बुक ही रहिए। ऐसा नहीं कि उससे पहले हम दिखाई नहीं रहे बजट के हमारी लगातार सीरीज़ चल रही है। कुछ शोज़ हम आपके लिए बना रहे हैं, वो आपके सामने आ रहे हैं। और डेली का जो मार्केट का मोमेंटो है वो तो हम आपके सामने रख ही रहे हैं। मैं और अभिषेक मेरे सहयोगी हैं, और हम अगले 2.5 घंटे आपके साथ बने रहेंगे। मेहमानों को जोड़ लेंगे, कोशिश करेंगे कि बढ़िया सा आज का इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन आपके लिए निकलवा दें। आज फ्राइडे का सेशन है, ध्यान रखिएगा। फिर 2 दिन की छुट्टी के बाद जब हम अगले हफ्ते जुड़ेंगे आपके साथ, तो फिर बाजार पूरे बजट के खुमारी के साथ होगा। मंगलवार को तो खैर बजट ही पेश हो जाएगा। पहले 4 ट्रिगर, अहम ट्रिगर आपके सामने रख देते हैं, जरा उसको आप समझ लीजिएगा, देख लीजिए। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ग्लोबल मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट, और फिर खबरों वाले शेयर, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट, सब कुछ धीरे धीरे करके आपकी स्क्रीन पर आता जाएगा। नंबर्स अभी भी चल रहे हैं। आपको पता है कि अब इन्फोसिस के नंबर आए हैं। पहले तो खैर मैं ये दौड़ के बता देता हूँ, लगातार 6ठे दिन है वहाँ पे जब तेज़ी पे ब्रेक लगी है। कल एक्चुअली में कल दौड़ टूटा है। नैस्डैक तो पहले से ही टूट रहा था, लेकिन इंडियन मार्केट पे कल IT का कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया। और जो थोड़ी बहुत उम्मीद भी थी वो काफ़ी हद तक इन्फोसिस ने दूर कर दी जब शाम को 3:30 बजे के बाद उसके नंबर्स आ गए। तो आप US मार्केट से तेज़ी में तो क्लब हो जाते हैं, लेकिन गिरावट में क्लब नहीं होते हैं। ये थोड़ा नोटिस करने वाला पॉइंट है कि हम गिरावट में क्लब नहीं करते हैं उसको। दूसरा पॉइंट, इन्फोसिस के अच्छे नतीजे। ADR कल शाम से 8% ऊपर है, तो आज मामूली गैप के साथ खुलेगा। वो खोलने के बाद फिर देखते हैं कितना और जोड़ता है, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जोड़ना, उसके बाद कितना तेज़ करता है। गैप तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा कैश मार्केट में रैलीज, JSW इंफ्रा और टाटा टेक के नतीजे कमज़ोर हैं। ये कुछ और जानकारियां हैं। साथ ही साथ रिलायंस, अल्ट्राटेक समेत आज 5 निफ्टी कंपनीज अपने नंबर उतारेगा। रिलायंस के नंबर 2 चरणों में आते हैं। पहले जियो उतरेगा, फिर उसका रिलायंस उतरेगा, और उसके बाद उसका इम्पैक्ट हम मंडे को देखेंगे, क्योंकि बाज़ार बंद होने के बाद की खबरें आएंगी। और ध्यान रखिएगा, इस बार 25% का टैरिफ हाइक है। क्या इस बार की बैलेंस शीट पे उन्होंने नोट कर लिया या फिर नहीं किया, ये थोड़ा सा क्वेश्चन रहेगा। और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें और भी इंपॉर्टेंट है जो आपको रिलायंस के नंबर्स में देखनी चाहिए। ये 4 विंडो थे जो हमने आपके लिए अहमियत के तौर पर हमने आपके लिए अलग से कर दिए हैं। अब जरा ग्लोबल मार्केट्स पे आ जाते हैं और ज़रा समझ लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में इस समय की सिचुएशन क्या है। अभिषेक आपको बता रहे हैं ग्लोबल मार्केट का चेक, फिर हम डोमेस्टिक मार्केट्स पे आ जाएंगे। अभिषेक। ठीक है डिम्पी, आज पूरे दिन हम बजट महोत्सव मनाएंगे और 11 बजे स्पेशल शो एक करेंगे। 12:30 बजे भी हमारी बजट कैबिनेट होगी, और बाकी आपको सुपर ट्रेड हो गया, फिर बजट के ब्लॉकबस्टर शेयर, ये तो हम आपको बता ही रहे हैं। तो आज दिन भर आप तैयारी कर लीजिए। मतलब बजट से पहले कुल मिलाजुला के आज को ले लीजिए, और फिर सोमवार को 2 ट्रेडिंग सत्र बचे हैं। और आज दिन भर आपको हम तमाम खबरें बताएंगे बजट से जुड़ी ट्रेड बताएंगे, और निवेश के मौके भी बताएंगे बजट के दम पर। तो बजट महोत्सव दिन भर आप आज हमारी खास पेशकश देखेंगे। लेकिन आप डिम्पी, ग्लोबल मार्केट की अगर बात करें तो US मार्केट में मतलब वही हो रहा है जो हम देख रहे हैं कि इंडियन मार्केट में हो रहा है। वहां पर भी रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड लगातार बन रहे थे, और कहीं ना कहीं मार्केट जो है बहुत तेज रफ्तार से चले थे। तो थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग वहां पर लाजमी है। और जो भी खबरें थी पॉजिटिव, चाहे वो नतीजों का ट्रिगर था या फिर फेड की तरफ से जो भी स्टेटमेंट्स आ रहे थे रेट कट को लेकर, बाजार उसको कहीं ना कहीं डिस्काउंट कर चुका है। और इसके चलते हम देख रहे हैं कि अब डाउ में और नैस्डैक में गिरावट आ रही है। हालांकि अगर आप पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो 1% की गिरावट S&P 500 में आ गई है। नैस्डैक में 3% के आसपास से गिरावट है। कल 6 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगी है डाउ जोन्स की। 500 अंकों से ज्यादा की गिरावट है। पूरी तरह से ये प्रॉफिट टेकिंग है। कोई खराब खबरें, कोई डिस्टर्बिंग न्यूज ऐसा कुछ नहीं था। यानी कि सारी चीजें अब ये डिस्काउंटेड लग रही हैं, और बाजार कहीं ना कहीं हम देख रहे थे वहां पर कि एक ओवरबॉट टेरिटरी में आप कह सकते हैं कि वो चला गया था। नैस्डैक 125 अंक गिरा। S&P 500 दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ है।
और अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें जो कि रसल 2000 है, वहां पर करीब करीब 2% के आसपास से गिरावट रही। तो अक्रॉस बोर्ड, चाहे वो लार्ज कैप्स हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो छोटे मझोले हो, हर तरफ प्रॉफिट बुकिंग वाला माहौल है, क्योंकि 40,000 के ऊपर का डाउ हो गया था। यूएस के बेरोजगारी दावे का जो आंकड़ा आया वो भी हम देख रहे थे कि जो अनुमान था उससे ज्यादा निकल के आया। 2.29 लाख का अनुमान था, 2.43 लाख, करीब करीब 2.5 लाख का आंकड़ा निकल के आया यूएस के बेरोजगारी दावे का। हालांकि यूएस फेड की तरफ से जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं वो बरकरार है। आप देखिए, क्रिस्टोफर वॉलर वहां फेड के गवर्नर हैं, उनका यह भी कहना है कि ब्याज दरों में जल्द कटौती होने की उम्मीद है। हालांकि दरों में कटौती से पहले कुछ महीने के आर्थिक आंकड़ों पर नजर रहेगी। देखना होगा कि क्या जुलाई में ही रेट कट आ जाता है जैसा कि मूडीज ने एंटिसिपेट किया है। लेकिन अगर हम बाकी बाजारों की बात करें तो एशिया में आप देखिए थोड़े से मिले जुले संकेत हैं। गिफ्ट निफ्टी करीब 50 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है, लेकिन बाकी के जो बाजार हैं वहां थोड़ी थोड़ी हमें कमजोरी जरूर दिख रही है। बाकी सोने को लेकर कोई बदलाव नहीं है। आप देखिए वहां पर थोड़ी सी दबाव है। कच्चे तेल में हल्की गिरावट है। ब्रेंट का भाव जो है $85 के आसपास ही कारोबार कर रहा है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी के अलावा हांगकांग, चीन के जो बाजार जिनको हम थोड़ा सा क्लोजली ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, वहां पर आधे से 1% के आसपास की गिरावट है। ओवरऑल मिक्स संकेत, यूएस में कमजोरी, प्रॉफिट टेकिंग, एशिया भी कमजोर, लेकिन गिफ्ट निफ्टी मोमेंटम लूज करने को तैयार नहीं। कल की बड़ी क्लोजिंग 24,800 के ऊपर के रिकॉर्ड क्लोजिंग के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि आज मोमेंटम मजबूत इसलिए है क्योंकि आईटी शेयरों में एडीआर इन्फोसिस का नतीजों के बाद 8% चढ़ के बंद हुआ है। देखते हैं कि आज भारतीय बाजारों की चाल कैसी होती है। क्या आईटी आज फिर से बाजार को लीड करेंगे, इस पर निश्चित तौर पर नजर रहेगी। उसके आगे चर्चा भी करेंगे डिम्पी से, और एक एक लेवल आपके लिए हम पूरा का पूरा समझेंगे। लेकिन एफआईज डीआईज की बात करें, कल फिर से हमने देखा कि एफआईज की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई। 5,500 करोड़ रुपए के आसपास की एफआईज की तरफ से कैश में बाइंग रही। लॉन्ग होल्डिंग क्या और बढ़ गई? 80 के आसपास तो प्लस माइनस 1-2 वो चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए 5,484 करोड़ रुपए की बाइंग है। डीपी बताइए कि लॉन्ग होल्डिंग किस तरह की एफआईज की, और बाकी के जो वायदा की जो एफआईज के आंकड़े हैं वो क्या संकेत दे रहे हैं? देखिए, अगर आप एफआईज के नंबर्स को गौर से देख रहे हैं तो कल उनकी तरफ से इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर खरीदारी भी हुई है। और मैंने कल भी आपको नोटिस ये बात कराई थी कि आपको मैं एक फार्मूला सा दे देता हूँ। फार्मूला आप चेक करने का आसान सा तरीका है। इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर बाय कर लें और वो कैश के अंदर बाय कर लें, समझ लेना बाजार के अंदर सपोर्ट पक्के हो रहे हैं। इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर वो सेल कर दे, कैश के अंदर सेल कर दे, समझ लेना रेजिस्टेंसेस पक्के हो रहे हैं। तो एक वन लाइनर है जो मैंने काफ़ी समय से बैक टेस्टिंग किया है। कोई फार्मूला वॉर्मूला किसी किताब में नहीं लिखा, ये सिर्फ बैक टेस्टेड किया हुआ और एक्सपीरियंस के बेसिस पर समझा हुआ वाला फार्मूला है। तो बस मैं आपको सिर्फ 2 लाइन में ये कंप्लीट कर देता हूँ। जो एफआईज का नंबर आप चेक करते हैं ना, उसमें खाली कैश ना चेक करो, नीचे तक चेक करो। उसमें ऑप्शंस की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। कल आप देखो 38,000 करोड़ रुपए की ऑप्शंस है। मैं कल ही आपको बता रहा था कि 15,000 करोड़ रुपए के ऊपर की जितनी भी ऑप्शंस होंगी, ऊपर नीचे जो भी करेंगी, वो सब की अपनी इंपॉर्टेंस हो जाएगी। अब 38,000 करोड़ किसे कहते हैं आप खुद समझ लीजिए। और फिर कैश में भी हुई है बाइंग, ठीक है। तो कुल मिला के मार्केट एक बहुत 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 स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है और फ्यूरियस बुल रन में। एक वर्ड आप हमारा जरूर याद भी रखते होंगे, अमूमन ज़्यादातर एंकर थोड़ा आप इस तरह की बात नहीं करते, वो थोड़ा इधर उधर की घुमा फिरा के बोलेंगे, इधर भी हमारा उधर भी हमारा टाइप। अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड है बॉस। मंदा है तो मंदा है, तेज़ी है तो तेज़ी है, और वो जो डाटा बोलता है अपन वही कह रहे हैं। और सिंपल सी कहनी है, हमने आपसे बात बोली थी कि मार्केट एक स्प्रिंग की तरह है। आप इसको जितना दबाओगे ना, ये उतना तेज़ होगा। ये स्प्रिंग कब तक काम करेगा? जब तक 24,000 नहीं टूटता, और जब तक बैंक निफ्टी का 52,000 नहीं टूटता, या फिर 51,800 फाइनली नहीं टूटता, तब तक स्प्रिंग की तरह है। और आप दबाते जाओ, आप ऊपर लेते हो। आप 100 पॉइंट खोते हो बाजार के अंदर, अगले दिन मार्केट आपको 300 पॉइंट दे देता है। एक और चीज़ मैं कल बोल देता हूँ, कल इंस्टीट्यूशनल की लॉन्ग होल्डिंग्स में कोई मेजर चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन जो अंदर ही अंदर सेंटिमेंटल चेंजेस हुआ है, यानी कि अंदर ही अंदर खानों में जो उन्होंने फिटिंग की है अपनी, वो काफ़ी बुलिश दिखी। वो आईटी के अंदर भी दिखी, थोड़ा बहुत मैं बोलूँगा, और कंजम्पशन वाले प्लेयर्स के अंदर भी दिखी मेरे को। तो मैंने कल जब शाम को सारी भाव कॉपी वगैरह चेक की तो मेरे को समझ में आया कि हाँ, पोजीशनिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है और अब इसमें अभी किसी भी तरह का कोई क्रैक नहीं है। रिटेल की होल्डिंग में भी किसी तरह का कोई मेजर चेंजेस नहीं है। 36% अराउंड उनकी भी चल रही है। 33% के अराउंड डीआईएस की होल्डिंग चल रही है, उनमें भी कोई मेजर चेंजेस नहीं है। ध्यान रखा जाए, इस समय डीआईएस बहुत बड़े पैसे के साथ सिस्टम में बैठे हुए हैं, बट वो लॉन्ग करके नहीं बैठे। तो बाजार के अंदर अगर गिरावट आती है तो आपको ना तब एफआईज के नंबर नहीं देखने,
तब आपको डीआईएस के नंबर देखने हैं कि वो कितना पार्टिसिपेट करें। अगर वो 3-4% से पार्टिसिपेट करें ना, तो आप अपनी जो मान लीजिए एफआईज बेचता भी है, मान लीजिए 1 मिनट हाइपोथेटिकल, तब भी बाजार नहीं टूटेगा। तो एक बड़ा खाना नीचे है बट वो इनएक्टिव है, अभी वो 33% पे इनएक्टिव हुआ पड़ा है। वो एक्टिव तभी होगा जब बड़ा प्लेयर कुछ ना कुछ ले। अब बड़ा प्लेयर तो छेड़ ही नहीं रहा ना माल अपना, वो तो 80% 81% लेके बैठा ही है। तो ये चीज़ बड़ी नोटिस करने वाली है और ध्यान रखा जाए। इसलिए ज़्यादातर आपको जो एक्सपर्ट्स हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि इवेंट है, इवेंट पास हो जाएगा, फिर भी बाजार के अंदर बड़ी बढ़त बनी रहेगी। उसके पीछे की बहुत बड़ी वजह डीआईएस का पैसा है, जो अभी लॉन्ग पोजीशंस में फिट नहीं है, अभी पीछे बैठा हुआ है, वो आइडियल पड़ा हुआ है। डिप्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है ना, मैं आपको पैसे दे दूंगा, आप कौन सा लगा पाओगे। मैं आपको देता हूँ आज की रेट में 5 लाख रुपए, आप लगा के दिखा दीजिए 5 लाख, आपसे लगेगा ही नहीं। आप 3 लाख लगाएंगे, 2 लाख छोड़ देंगे कि नहीं थोड़ा बाजार नीचे आएगा मैं तब लगाऊंगा। जब आप ऐसा सोच सकते हैं तो जिनके पास 5,000 करोड़ रुपया, वो कैसे सोचेगा। वो सोच के देखो ना, आप तो 5 लाख रुपए नहीं लगा पा रहे हो, 5,000 करोड़ रुपए कैसे डिप्लॉय कर देगा। तो ये चीज़ थोड़ी थोड़ी ध्यान देने वाली है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट स्ट्रॉन्ग हैंड्स में, और जब तक कोई मेजर क्रैक या मेजर कोई पॉइंट्स नहीं दिखते तब तक कोई खास बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, निफ्टी पे आते हैं डिम्पी। चूंकि कल आईटी ने पूरी तरह से लीड किया है, 24,800.85 ये है क्लोजिंग का लेवल। 25,000 की बात कर रहे हैं, बहुत दूर नहीं रह गया, सिर्फ 200 पॉइंट की बात है और हो सकता है कि एक दिन में 2 दिन में आ भी जाएगी। बजट से पहले हो सकता है दिख जाए। आप ये बताइए कि इस वक्त बाजार में करना क्या है, क्योंकि लीडरशिप अब आईटी लेंगे और पहले टीसीएस ने संकेत दिया, एचसीएल टेक के नंबर अच्छा है और अब इन्फोसिस के न सिर्फ नतीजे अच्छा है बल्कि गाइडेंस भी बहुत शानदार दिया है। तो आईटी तो तैयार है अपना काम करने के लिए, रोल निभाने के लिए एक बड़े पिलर के तौर पर। क्या ये तेजी बरकरार रहेगी 24,800 के आसपास? जिनको नया सौदा लेना है क्या वो लें या वो फिर रुकें, जिनके पास है वो अपने स्टॉप लॉस से ट्रेल करते रहें? देखिए, पहले मैं आईटी का ही आपको जवाब देता हूँ कि आईटी के अंदर ऐसा नहीं है कि जिस समय आईटी चल रहा है तो उस समय उसको फोर्सेस उसको नीचे नहीं लेके जाना चाहती। अगर आप 500 पॉइंट की नेस्डेक की गिरावट देख रहे हैं और साल में ये दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी गिरावट में से एक हुई थी नेस्डेक की, उसके बावजूद ही आईटी नहीं टूटा, तो आप इसी से समझ सकते हैं कि आईटी की पोजीशनिंग कितनी स्ट्रांग है। कम से कम इंडियन मार्केट्स के आईटी की जो मैं बात कर रहा हूँ, उसकी कितनी पोजीशनिंग कितनी स्ट्रांग है। एक तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा, आईटी बैंक के बाद सबसे बड़ी वेटेज रखता है और आप अच्छे से समझ रहे हैं कि बैंक इस समय थोड़ा थका हुआ है और वो पूरी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, थोड़ा पीछे है। तो इंडेक्स मैनेजमेंट के तौर पर एक चीज़ पे आके सबकी उंगली रुक जाएगी, वो है आईटी। और आईटी ने एक और चीज़ अच्छी की है, अब तक मैंने 3 या 4 बड़ी कंपनीज के नंबर्स देखे और चारों बड़ी कंपनीज के नंबर्स में ना तो मेरे को कोई दिक्कत दिखी, ना ही थकावट दिखी, ना ही उनकी गाइडेंस में, ना ही उनकी कमेंट्री में कोई प्रॉब्लम दिखी। इसलिए बाजार का कॉन्फिडेंस आईटी को लेकर काफ़ी हाई है। आप ये सोचो ना कि ग्लोबल मार्केट्स में उसको सपोर्ट नहीं है, जिस ग्लोबल मार्केट के बेसिस पर आप आईटी को सबसे बड़ी वेटेज देते हो। एक वो किसी बड़ी कंपनी की वहाँ पे रिपोर्ट आ जाए तो इंडियन मार्केट कंपनीज पे उस दिन इम्पैक्ट पड़ जाता है। सोचिए सिर्फ रिपोर्ट पे और अपनी एक गाइडेंस पे अगर आ जाता है तो। लेकिन उसके बावजूद भी कल 2-3 दिन से आईटी कंपनीज नहीं टूट रही हैं। उसकी बड़ी वजह यही है कि आईटी के पास अपनी जो स्ट्रेंथ है, अपनी जो कोर कमेंट्री है या अपनी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। एक पहला पॉइंट तो आपने जो आईटी वाला पूछा, और इसलिए अब मैं आपको बताऊं, मैं नहीं सिर्फ आईटी के बहुत सारे पार्टिसिपेंट इस चीज़ की वेट कर रहे थे कि कोई एक आईटी कंपनी नंबर ख़राब लेके आए तो उसके बाद आईटी के इस लेयर को क्रैक डाला जाएगा, फिर उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग का शुरू किया जाएगा। लेकिन एक भी कंपनी, चाहे वो मिड साइज़ की हो चाहे फ्रंटलाइन कंपनीज हो, उन दोनों में हमने कहीं भी क्रैक नहीं देखे। तो ये इंपॉर्टेंट है आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। निफ्टी के अंदर देखिए आईटी की इंपॉर्टेंस है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं कल निफ्टी के जो बढ़त आई है उसमें आईटी को सेकंड वेटेज दूंगा। पहली वेटेज मैं दूंगा कल एक्सपायरी को, क्योंकि कल थी वीकली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी अगर आप सेकंड हाफ देखें, फर्स्ट हाफ मार्केट का पूरा जोल्ट था, हिल रहा था, बार बार ऊपर जा रहे थे नीचे जा रहे थे, लेकिन सेकंड हाफ होते होते मार्केट ने एक सुप्रीम कमांड दिखा। आप इंट्राडे चार्ट चेक करेंगे आपको उससे क्लियर हो जाएगा। कल वीकली एक्सपायरी होने पर क्या हुआ कि बार बार आप 650 को हिट कर रहे थे। जैसे 650 पार हुआ उसके बाद बियर्स की बिल जो ग्रिप है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हुई और उनकी तरफ से कवरिंग शुरू हुई और लॉन्ग्स वालों ने लॉन्ग्स क्रिएट कर दिया अपने, और बाजार को एक नए पैमाने पर, जो कि हमारा सेकंड टारगेट था कल का, हमने आपके सामने बात रखी थी कि 24,650 850 आएगा, कल 850 तक भी हम पहुंच गए एक बार के लिए। अब आप 25,000 से तो दूर नहीं हो, लेकिन मैं इतना बात जरूर कहना चाहूँगा कि बाजार के अंदर हर अच्छी खबर को डिस्काउंट किया जा रहा है। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको बता नहीं रहा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर अच्छी खबरें आती हैं ना बाज़ार में, तो कई बार बहुत अच्छी खबरें आने पर ही बाज़ार चलेगा। फिर अब
अब अच्छी खबरों से बाजार को आप नहीं चला पाओगे। तो ये एक पॉइंट है जो कि आपको नोटिस करना चाहिए। मैं इस हक में हूँ कि 30% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अरे भाई, आपको शर्म किस चीज़ की? आप ऑल टाइम हाई पे 30% प्रॉफिट बुक कर रहे हो। आपको पता है जून के लेवल्स क्या थे? अभी तो आप जुलाई की एक्सपायरी, इस 2 महीने के अंदर 13% से ज़्यादा का रिटर्न आपने कमाया। आपको दिक्कत का 30% प्रॉफिट ज़रूर बुक करो, मैं बताता हूँ आपको। वो इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि आपकी हार्ड एंड कमाई है, आपने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने में, बाजार ने भी बहुत मेहनत की है। और रिमेनिंग 70% का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल दो। स्टॉप लॉस भी मैं बता देता हूँ आपको, 24,500 और 400 पक चुका स्टॉप लॉस है। अब जो गैप आया ना हमारे पास कल एक्सपायरी की वजह से, वो 24,400 और 500 का भी बेस बनवा रहा है। तो इसलिए 24 और 500 और 400 का अपना एक स्टॉप लॉस लगा दो और पोजीशंस के अंदर साथ में बने रहो। अगर आपको लगता है कि बजट बहुत अच्छा आएगा सर, हम तो बजट के लिए भी रखेंगे, बजट के बाद भी रखेंगे, तो फिर अपना टारगेट फिलहाल के लिए 25,000 ही मान के चलो। उसके बाद तब की तब देखेंगे बजट के बाद क्या होता है। फिलहाल बजट तक 25,000 मान के चलो। दूसरी बात, नए वालों को खरीदारी करनी है बिल्कुल नहीं। बोलेंगे सर कल हमारे 100 पॉइंट छूट गए, 150 पॉइंट छूट गए, छोड़ दो सर, ये 150 पॉइंट बहुत महंगे पड़ेंगे अगर आप फंस गए तो। मैं बता रहा हूँ, आप 150 पॉइंट के चक्कर में आएंगे ना तो कहीं आप 1000 पॉइंट ना दे दें मैं निफ्टी के। तो इसलिए रिस्क रिवॉर्ड अपना चेक करके चलो। हाँ, आपको लगाना है, पैसा लगाना है, मेरी तरफ से मना नहीं है। 1:1 का स्टॉप लॉस लगा के आप अंदर भी आ सकते हो। ठीक है, ये निफ्टी की आपकी रणनीति हो गई। जिस स्प्रिंग की बात करें डिम्पी, वो स्प्रिंग आपको 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही लगातार दिख रहा है। मतलब उस दिन भी बाजार ने शेड किया था अपने ऊपर के लेवल्स, लेकिन इंट्राडे में भी अच्छी रिकवरी आई थी और उस दिन की लोज से करीब करीब 3,000 पॉइंट की रैली निफ्टी में आ चुकी है। करीब करीब 1.5 महीने का समय बीता है। आप ये सोच के देख लीजिए बाजार की रफ्तार किस कदर तेज है। निफ्टी बैंक पर आते हैं क्योंकि वहां पर एक रेंज का कारोबार हो रहा है और पिछले 6-7 सत्र से हम देख रहे हैं डिम्पी की एक रेंज में ही निफ्टी बैंक है। निफ्टी बैंक को लेकर क्या करें, क्योंकि आप बता भी रहे हैं कि थोड़ा सा थक भी चुका है, चले भी थे शेयर, और जो वेटेज वाले शेयर हैं एचडीएफसी बैंक 1800 जाके फिर से 1600 सवा 1600 रुपए के आसपास आ गया। आईसीसी बैंक अपना काम कर चुका है, ये 2 बड़े वेटेज वाले हैं। निफ्टी बैंक में डिसाइसिव मूव कब आएगा? देखिए, उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। उसकी 2 बड़ी वजह हैं। पहला मैं आपको बताता हूँ कल के लेवल से। देखो, कल मार्केट ने 24,800 लगा दिया, लेकिन बैंक निफ्टी ने 52,800 नहीं लगाया। पहला पॉइंट तो ये है, यानी कि इसकी स्पीड थोड़ी स्लो है। दूसरा, इसकी छुपी हुई रकम है, वो इसके ओपन इंटरेस्ट में है। मैं आपको बताऊँ, निफ्टी का जो ओपन इंटरेस्ट है ना, वो 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट का है। इसका जो ओपन इंटरेस्ट है सिर्फ 1.5 लाख से भी कम का है। तो आप इसी से समझ लीजिए इसके पास जो पावर है ना ओआई की, वो बेहद कम है। ये बात भी सच है कि वो छोटा इंडाइसिस है तो इसलिए ओआई इसमें ज़्यादा हो सकता है। ये बड़ा इंडाइसिस है, इसके अंदर ओआई थोड़ा कम हो सकता है। सही है बात, पॉइंट टेकन है, लेकिन इतना भी कम नहीं होना चाहिए। उसके पास बहुत पावर है, बहुत माल पड़ा है आईटी के, उसके पास निफ्टी के पास। बट बैंक निफ्टी ऑलरेडी काफ़ी लाइट है। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ, बैंक निफ्टी थोड़ा शैलो भी है, थोड़ा खोखला भी है, होलो भी है। ये ना बहुत जल्दी जल्दी ऊपर नीचे स्विंग करेगा, तो थोड़ा बी अवेयर रहना। हालांकि भी 15 का विक्स पार नहीं हुआ, मेरे हिसाब से 15 का विक्स आज तक हो जाना चाहिए था, बट अब तक हुआ नहीं, देखेंगे उसको। अब आते हैं कि लेवल्स के हिसाब से क्यों नहीं चल रहा है या क्या प्रॉब्लम है इसकी। देखिए, कल भी अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक की पार्टिसिपेशन नहीं थी। आप ये बात कह सकते नहीं, आईसीआईसीआई तो चल रहा था, दूसरे बैंक तो चल रहे थे 100%। तो ये आप ये समझ लेना कि आपका शरीर पूरा काम नहीं कर रहा है, एक हिस्सा ऐसा जो काम नहीं कर रहा है। तो आपको मैं पूरा स्वस्थ डिक्लेयर नहीं कर सकता। मैं आपको पूरा स्वस्थ तभी डिक्लेयर करूंगा जब आपके सारे नोडल ऑर्गन्स आपके सामने काम करने लगेंगे। तो एचडीएफसी कल नहीं चल रहा था। पहला पॉइंट तो ये है, क्योंकि वेटेज की इंपॉर्टेंस है। दूसरा पॉइंट, बाजार में ना बैंक निफ्टी ने एक राउंड की तेज़ी और बहुत अच्छी स्पीड से रिकवरी की हुई है। तो इसलिए यहाँ पर आके ना इसके पास आईटी का जैसा फ्लेवर नहीं है। इसके पास सिर्फ 12 ही कंपनीज हैं, वो भी सिर्फ एक ही सेक्टर है, जबकि निफ्टी के पास मल्टीपल सेक्टर्स होते हैं। तो आप इसको ऐसे समझिए कि जब वो सेक्टर के अंदर ही बाइंग आएगी ना तभी होगा। और एक और चीज़ मैं आपको नोटिस कराता हूँ, जो हमने बैक टेस्टिंग की हुई है, जिस दिन भी आईटी बहुत तेज़ चलता है ना, उस दिन बैंक्स नहीं चलते, और ये दोनों का आपस में इंटरनली थोड़ा वेटेज की प्रॉब्लम के साथ टकराते हैं आपस में ये। तो मेरे को लगता नहीं कि जब तक आईटी ठीक स्थिति में है बैंक बहुत बड़ा काम करेगा। इसलिए बैंक को 2 चीज़ों में ध्यान रखिएगा। मैं लेवल्स बता देता हूँ। 52,500 आपका पक चुके वाला लेवल है, तो आप बिल्कुल इमीडिएट वो स्टॉप लॉस लगा लेना। 52,200 आपका दूसरा स्टॉप लॉस है, और सीरीज़ का स्टॉप लॉस अगर आपको चाहिए, क्योंकि 31 तारीख की एक्सपायरी है, ध्यान रखिएगा, तो आपके पास 52,000 वाला स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। तो 3 चरणों में स्टॉप लॉस लगाइए, 52,000, 52,200, 52,500। ऊपर जाते समय जो आपके टारगेट होंगे, पहला टारगेट 52,800, फिर 53,000 है। फिलहाल अभी तक हमारे डाटा की कैलकुलेशन सिर्फ 53,000 पे आके रुक जाती है, उसके ऊपर हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। फिर देखेंगे तब की तब क्या होगा, जैसे भी होगा। फिलहाल मैं बैंक निफ्टी में उतना भी, एक और पॉइंट
कल बैंक निफ्टी की अगर आप तेजी भी देखेंगे ना तो कवरिंग से आई है, कल शॉर्ट्स की कवरिंग हुई है इसलिए थोड़ा, और शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट लिव्ड होती है, ये बहुत देर तक नहीं चला पा सकोगे आप। मैं उसमें फिर से आपसे बोलूँगा, अगर आप 30% प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो बैंक निफ्टी में भी करके बैठ जाओ। 70% का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दो, जो मैंने ऑलरेडी लेवल्स आपके सामने शेयर किए हुए हैं। दोनों ही कंडीशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी का शॉर्ट नहीं करना। बोले सर इतना चल चुके हैं, शॉर्ट करने में हमारा कंफर्ट आएगा। सर ये तो 23,000 से सोचो ना, अगर आप ऐसे सोचते चले तो आप 2,000 के तो गेम में फंसी गए ना निफ्टी की। और ध्यान रखा जाए, ये जो तेज़ी आपको 2-3 हज़ार की पॉइंट मिल रही है, ऐतिहासिक तेज़ी में से एक है। आप उन खुशनसीब लोगों में से एक हो जो बाजार को इस तरह से चलते हुए देख रहे हो। पिछले 10 साल में इस तरह की तेज़ी मार्केट के अंदर आई नहीं है। तो आप अलग तरीके से थोड़ा कैलकुलेशन करो, इसको आदत मत डालना। ये वन ऑफ भी हो सकता है, भविष्य में ये वन ऑफ भी रह सकता है। आगे बढ़ें, आप जरा संतोष मीना, अंशुल जैन का स्वागत करते हैं, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी मोटा मोटी आपने सारा अच्छे से समझ लिया होगा और हमने भी सारा डाटा आपके सामने रख दिया जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अंशुल जैन बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। संतोष सर थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। संतोष सर पहले मैं आपके पास आता हूँ। अच्छा आदित्य भी आ गए हैं, तो आदित्य को भी थैंक यू कर देता हूँ। आदित्य जी थैंक यू वेरी मच, आज आपने फिर से हमारे लिए टाइम निकाला। अच्छा लगेगा आप सबसे आज फिर से बातचीत करके, और अगले हफ्ते तो आपसे हम मुंबई में मिल ही रहे हैं, बजट है तो आप सब उम्मीद करता हूँ कि मुंबई पहुँचेंगे भी। आदित्य पहले मैं आपके पास ही आ जाता हूँ। आप मेरे को जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का मोटा मोटी आपकी स्ट्रेटजी, आपकी सोच, आपकी कैलकुलेशंस क्या हैं। हमारी कैलकुलेशंस पे मत जाइएगा, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करके बताइए सर प्लीज़। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए लास्ट टाइम भी जब इलेक्शन का रिजल्ट था, मैं वहाँ स्टूडियो में था, तो मैंने यही स्ट्रैटेजी बताई थी कि इवेंट से पहले बहुत ज़्यादा हैवी पोजीशंस लेके नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा लाइट रखना चाहिए, क्योंकि आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कुछ भी अलग हो सकता है इवेंट में। बट इफ वी लुक एट द डेटा, तो एफआईएस अभी भी थोड़ा सा लॉन्ग एक्सपोजर लेके बैठे हैं, तो दैट इज पॉजिटिव। बट ग्लोबल मार्केट में सेंटिमेंट नेगेटिव है, तो थोड़ा मिक्स एंड मैच काइंड ऑफ इंडिकेटर्स मिल रहे हैं कि बाजार कौन सा रुख लेने वाला है। तो इसलिए मेरी कंसीडरिंग ऑल दिस, मेरी यही सलाह रहती है कि थोड़ा सा लाइट जाए इवेंट में। और अगर लेवल्स की बात कर दे, तो मुझे लगता है कि निफ्टी का जो कल का सपोर्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कल का निफ्टी का सपोर्ट था 24,500, वहां पे काफी सारे पुट राइटर्स भी है। अगर ये लेवल निकल जाता है बजट के बाद, तो एक बार कॉशियस व्यू बिल्कुल बाजार में लेना चाहिए। बाजार काफी ओवरहीटेड है, जैसा कि आप बता रहे थे। बजट इलेक्शन के वक्त हमने लो देखा था 21,300 का, और अभी बाजार चल रहा है 24,800। तो काफी दौड़ लगा चुका है, सेक्टर स्पेसिफिक काफी गिरावट आ सकती है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। और बैंक निफ्टी की अगर बात करें, तो मुझे लगता है एक रेंज बाउंड मूव ही चल रहा है, और यहाँ पे एक पॉजिटिव बायस लिया जा सकता है, ब्रेकआउट का वेट किया जा सकता है। और वो लेवल रहेगा बैंक निफ्टी में 53,000। एक बार 53,000 का लेवल निकलता है बैंक निफ्टी पे, तो एक पॉजिटिव व्यू बनाया जा सकता है। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 52,200 का, और टारगेट रहेंगे 54,000 के। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा पॉजिटिव बायस है, लेवल बेस्ड अप्रोच है। और निफ्टी में भी थोड़ा सा बेरिश व्यू लेंगे अगर 24,500 ब्रेक होगा तो। निफ्टी की और निफ्टी बैंक की आपके लिए परफेक्ट स्ट्रेटजी। देखिए बढ़िया स्ट्रेटजी है कि आप ना अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको थोड़ा थोड़ा वसूलें, क्योंकि सारी अच्छी चीज़ें वो डिस्काउंटेड कहीं ना कहीं हो चुकी हैं। बजट के बाद संभव है, इसकी आशंका भी है कि चूंकि बहुत तेज़ रफ्तार से बाजार चले हैं, और जिनके लिए बजट में कुछ आने की उम्मीद है, जिन सेक्टर्स के लिए, जिन स्टॉक्स के लिए, वो बहुत तेज़ रफ्तार दिखा चुके हैं। थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ भी सकती है, उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। चलिए अब फटाफट ये जानते हैं कि आपके लिए ट्रेड के मौके बाजार में कहां पर बनेंगे आज। और आदित्य, संतोष और अंशुल हमारे साथ तैयार हैं। शुरुआत करेंगे अंशुल जी आपसे। गुड मॉर्निंग, बताइए आपके ट्रेड्स कौन से हैं आज, क्या खरीदेंगे आप? नमस्कार अभिषेक जी, नमस्कार सभी दर्शकों को। देखिए अभिषेक जी, बैंक निफ्टी में अगर देखें तो 207 बार का 15 मिनट के चार्ट पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है। तो ये काफी तेज लग रही है, और अगर बैंक निफ्टी अपना टारगेट अचीव करती है जो कि 53,500 है, तो निफ्टी भी बहुत आराम से खिंचते हुए 25,000 तक पहुंच जाएगी। तो मार्केट में यहाँ से बुलिश है। पहला स्टॉक जो बाय दूंगा वो है एलआईसी का। एलआईसी में 421 डेज का आईपीओ बेस ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट के बाद 102 दिन की बेस पैटर्न कंसोलिडेशन से स्टॉक ब्रेकआउट दिया है, तो इसको बाय करके चलना चाहिए।
1105 से 1100-1105 के बीच में 1065 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस रहेगा और 1205 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक है नितिन स्पिनर्स। इसमें भी लगभग देखें तो 60 दिन की कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट आया है। 405 रुपए पे बाइंग करना चाहिए। 370 रुपए का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रहेगा और 475 रुपए का इमीडिएट टारगेट रहेगा। तो ये 2 बाय कॉल रहेंगे मेरी तरफ से। तीन स्पिनर्स, स्पिनिंग वाले और टेक्सटाइल वाले काउंटर चल भी रहे हैं। उसमें से नितिन स्पिनर निकाला है 475 रुपए का टारगेट और 370 रुपए का स्टॉप लॉस। अच्छा, 405 रुपए का 475 का टारगेट। और LIC की बात करें तो 1205 रुपए के टारगेट और 1100 रुपए के आसपास ही कल क्लोजिंग दी है LIC के शेयर ने। 100 रुपए लगभग 100 रुपए ऊपर, यानी कि ये तो बन गए करीब 7-8% करीब। अंशुल जी, आपने बोला कि इमीडिएट ये टारगेट होंगे, मतलब इमीडिएट मतलब कब तक के? बजट से पहले आ जाएंगे, बजट के बाद का वेट करें? देखिए, बजट के पहले आ जाने चाहिए, मतलब ट्यूसडे तक ये आ जाने चाहिए। लेकिन अगर ट्यूसडे तक नहीं आता है तो भी एक बार के लिए बजट जब तक अनाउंस होगा तब तक के लिए निकल जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया विक्स जिस हिसाब से राइज हो रहा है, बजट के दिन एक्सट्रीम हाई वॉलेटिलिटी रहेगी और ये दिक्कत भरा काम रहेगा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। इसलिए आपके टारगेट आए ना आए, बजट के दिन एटलीस्ट 50% कैश पे रहिए। अगर इलेक्शन रिजल्ट जैसी कोई टिप मिलती है इमीडिएट बेसिस पे, तो एटलीस्ट आपके पास कुछ पैसा रहेगा नया स्टॉक डिप में खरीदने के लिए। तो टारगेट्स पुराने भी जो कॉल ओपन है और आज भी जो दिए हैं, अगर इनके टारगेट्स नहीं आ रहे हैं तो ट्यूसडे आपको इनको पहले एक बार बुक कर लेना है। 50% एटलीस्ट कैश पे रहना है, वहां पे दोबारा मौका मिलेगा टिप्स पे। आज, कल और परसों बजट से पहले, मतलब ये मान के चलिए आपके 2.5 दिन का ट्रेड है। स्टॉप लॉसेस को बहुत ही स्ट्रिक्टली आप फॉलो कीजिएगा। नितिन स्पिनर्स और LIC, ये दोनों बजट की थीम में भी स्टॉक हैं, ये आप ध्यान भी रखिएगा। आदित्य, आप बताइए सर, आपके लिस्ट में आज कौन कौन से शेयर हैं, क्या खरीदेंगे आप? देखिए, जैसे अंशुल जी बता रहे थे, बिक्स काफी बढ़ा हुआ है और बाजार काफी ओवरहीटेड है, तो वॉलेटिलिटी बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। इसके चलते मैंने डिफेंसिव काउंटर चुने हैं। पहला स्टॉक रहेगा जिलेट। जिलेट को बाय कर सकते हैं 7,975 में। स्टॉप लॉस रहेगा 7,500 का और टारगेट रहेगा 9,000। ये एफएमसीजी बास्केट से थोड़ा सा हमने देखा था, इलेक्शन के वक्त भी एफएमसीजी ने आउट परफॉर्म किया था। तो एफएमसीजी और डिफेंसिव काउंटर अच्छा कर सकते हैं इनकेस बाजार घटता है तो। दूसरा स्टॉक भी डिफेंसिव स्पेस से है, अजंता फार्मा। इसको बाय कर सकते हैं 2285 में। 2190 रहेगा स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 2390 से लेके 2450। ये बात भी ठीक है कि आप बजट ओरिएंटेड स्टॉक्स भी रखें हो, तो ये बात भी उतनी ही ठीक है कि थोड़े डिफेंसिव स्टॉक्स भी रखें। आपको बजट की थीम के साथ तो काम करना ही चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ इस तरह के स्टॉक्स नहीं है तो एक काम आप करो, थोड़ा चेक एंड बैलेंस करके इनको भी जगह दो। जैसे जनता फार्मा कल बढ़िया बंद हुआ है, 2390 तक का टारगेट है, 100 रुपये यहाँ से और चल सकता है। ये फार्मास्यूटिकल्स अपने आप में डिफेंसिव और एग्रेसिव दोनों वाला काम कर रहा है इस समय। तो मेरे को जो अभी तक शेयर्स बोले गए हैं वो सभी के सभी शेयर्स ज़्यादा ठीक लगे, बट नितिन स्पिनर्स मेरे को ज़्यादा ठीक लगा। वजह इसके लिए क्योंकि काफ़ी बड़ा बेस है। मैं आपको बताता हूँ, नितिन स्पिनर जैसे एक और शेयर भी है बजट का, कल कुणाल परार बोल के गए थे वो शेयर को, वो है अवंती फीड्स। आज उसको भी चेक करके रखिएगा। मेरे हिसाब से अवंती फीड्स और नितिन स्पिनर्स, ये दो शेयर आज बढ़िया चल सकते हैं। दोनों आपकी लिस्ट में होने चाहिए। कल एक कुणाल परार का शेयर और एक आज अंशुल जैन का शेयर मैंने समझाया आपसे। अब आगे बढ़ते हैं। आदित्य अरोड़ा से भी हमने ट्रेड ले लिए, संतोष सर से ट्रेड लेने बाकी हैं। संतोष सर नमस्ते, जरा बताएं सर आपके ट्रेड। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मेरा पहला जो ट्रेड है वो मदरसन सुमी है। इस स्टॉक की बात करें तो हमने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम देखा था इस क्वार्टर में। स्टॉक अपने ट्रेड हुआ, 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया और एक अब फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देके फिर से मोमेंटम को कंटिन्यू करते हुए नजर आ रहा है। यहाँ खरीदारी करना चाहिए। 210 का टारगेट रहेगा, 201 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक आईटी स्पेस से है। वैसे आज आईटी स्पेस तो बज में रहेगा आफ्टर इन्फोसिस नंबर्स। मेरा एम्फेसिस पे नजर रहेगी। हम जितनी भी आईटी कंपनीज की बात करें तो सबके नतीजे में एक चीज कॉमन नजर आ रही है, वो है स्ट्रेंथ इन बीएफएसआई सेक्टर। सो एम्फेसिस मेजरली उसमें डील कर रहा है और यहाँ पे और भी आया है तो यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। टारगेट रहेगा 2940, स्टॉप लॉस रहेगा 2800। ठीक है,
तो ये शेयर आपकी तरफ से हो गए। एक एम्फेसिस का एक शेयर आपने बताया। एम्फेसिस वैसे भी कल बढ़िया बंद हुआ था। और एक सैमिल का शेयर है। आप सैमिल अच्छे से अब याद हो गया होगा आपको, ये मदरसन सुमी वाली कंपनी है। अब इसको संवर्धना मदरसन्स कहते हैं, तो सैमिल इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। इसका कोड है एक्चुअली सैमिल। तो सैमिल और साथ ही साथ आप जो आदित्य सर की दूसरे ट्रेड है उसमें आप एक पोजीशंस ले सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ें। एक दो शेयर, अच्छा एक और चीज़, थीम को ना भूलिएगा, ध्यान रखिएगा। हाँ, ये जो फूड प्रोसेसिंग वाली, मैं आपको रीज़न भी बता चुका हूँ। उनके मिनिस्टर नए नए आए हैं, पहली बार अपनी प्रपोजल रखेंगे। उस एरिया के अंदर अभी चुनाव पेंडिंग है, जिस एरिया से वो मिनिस्टर साहब आते हैं। दूसरा, सरकार एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ाना चाहती है। अभी आपको कुछ दिन पहले अडानी जी के एक पोर्ट के बारे में भी हम जानकारी आपको दे रहे थे। तो जो पोर्ट वाला हिस्सा ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पोर्ट से आप कुछ नहीं भेजेंगे तो आप कम से कम वो प्रोडक्ट भेजेंगे जो उसके आसपास का एरिया होता है। तो सारे स्टॉक्स ध्यान रखने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप बहुत ही थेमेटिक करेंगे ना तो आपका काम बनेगा। उसमें से एपेक्स फ्रोज़न एक है, अवंती फीड्स उसमें से एक है। तो ये सारे शेयर्स हम आगे भी चल के डिस्कस करेंगे। मैंने निकाल रखे हैं सबके चार्ट, मैंने 2-4 शेयर और भी निकाले हुए हैं। खैर, हम आगे बढ़ देते हैं। शरद को भी अपने साथ जोड़ लेते हैं। एक काम करते हैं, ज़रा फटाफट से खबरों वाले शेयर्स भी आपके सामने रखते हैं। और कुछ नंबर्स आए हैं वो भी हैं, और आईटी पे भी जो नंबर्स आए हैं पहले वो भी, उस पर भी समझ लेते हैं। तो पहले आईटी से करते हैं शुरुआत। शरद जी, जरा पहले एक बार आईटी के नंबर्स आप बता दीजिए, फिर मेहमान से हम जुड़ के जरा थोड़ा और क्लैरिफिकेशन भी ले लेते हैं कि भाई आईटी के नंबर सभी के ऐसे आएंगे जो बचगी कंपनीज़ हैं, और दूसरा ये जो गाइडेंस अच्छी दे रहे हैं इसको कैसे समझें, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? जरा पहले आप बताइए, फिर हम जोड़ते हैं मेहमान को। जी बिल्कुल। अभी जो है, अभी तक हम देखें तो टीसीएस, एचसीएल टेक, एलटीआई, माइंडट्री, इन्फोसिस, चारों के नतीजे आ गए हैं। तो चारों की जो है, हम जो अब कह सकते हैं कंपैरिजन्स, उसको हम लोग लेके आते हैं। तो ऑफकोर्स देखिए, सीसी ग्रोथ में टीसीएस जो है 2.2% ग्रोथ आया था, डी ग्रोथ एचसीएल टेक में आया था, लेकिन जो सबसे बढ़िया आउट परफॉर्मर रहा है वो इन्फोसिस रहा है। ऑलमोस्ट 3.6% ग्रोथ कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स में आया है। मार्जिन्स की भी बात करें तो डी ग्रोथ टीसीएस और एचसीएल टेक में आया है, हालांकि एलटी माइंडट्री में 30 बेसिस पॉइंट्स का उछाल है, और वही इन्फोसिस यहाँ पे भी बीट किया है। सबको 100 बेसिस पॉइंट से जो है बढ़ोतरी देखने मिली है। एट्रिशन लेवल्स जो है सबके लार्जली जो है इनलाइन आए, एक्सपेक्टेशन से 12 से लेकर 14% तक का एक रेंज था। और अगर टीसीवी, जिसको हम लोग बोलते हैं, आपके जो टोटल डील वैल्यू जो बोलते हैं सिंपल टर्म्स में, वहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट $8 बिलियन का टीसीएस का आया है, और एक इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स में इन्फोसिस का $4 बिलियन का आइडिया है। हेड काउंट है थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिव आई है, स्पेशली एचसीएल टेक और इन्फोसिस में, जहाँ पे हेड काउंट कम हुआ है। वहीं अगर बढ़ोतरी की बात करें तो टीसीएस 5000 से ज़्यादा अपनी हेडकाउंट जान किए हैं। अभी कुछ अहम ट्रिगर्स भी होते हैं आईटी सेगमेंट के, जिसको आपको रडार में रखना होगा। Q1 अर्निंग्स अभी लार्जली बेटर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ रहे हैं। रेवेन्यू एग्जीक्यूशन जो है वो यहाँ से पिकअप करने वाला है। और जो पहला जो साइन होता है रिकवरी का BFSI सेगमेंट में, जहाँ पे एक मेजर चंक ऑफ रेवेन्यूज आईटी कंपनीज का था, अब वहाँ से रिकवरी के साइंस दिखने लगे। मार्जिन हेडकाउंट स्टडी है, और एक नया चीज़ है जेन AI। लोग डर रहे थे कि एआई से आईटी कंपनीज में इम्पैक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे आईटी कंपनीज खुद ही बोल रही है कि जेन एआई से और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही है। और ये 2-3 लिस्टेड प्लेयर्स ने जो है अपनी कमेंट्री में बताया। अब इसके बाद वैल्यूएशन आईटी स्टॉक्स की बता देता हूँ कि जो 12 मंथ फॉरवर्ड में जो है क्या वैल्यूएशन चल रहे हैं। परसिस्टेंट सिस्टम की जो नतीजा है हायर साइड में 50 के ऊपर वैल्यूएशन है, पर एलटीटीएस, कोफोर्ज, एलटीआई, माइंडट्री, ये सारे जो मेजॉरिटी स्टॉक्स है, आप 25 से लेकर 30 के जो है रेंज में, जो 25 से 35 के रेंज में आप देख सकते हैं सारे वैल्यूएशंस आए हैं। तो थोड़े करेक्शंस तो वैल्यूएशंस के ज़रूर हुए हैं, बट आगे जाते हुए जो है ऑफकोर्स और भी अर्निंग्स आएंगी, तो उस पर भी बाजार की फोकस रहेगी। ठीक है, ये काफ़ी अच्छे से आपने बता दिया। इनकी जो वैल्यूएशन वाला पार्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज की वैल्यूएशन इतनी ही है। ये 2829 से शुरू हो रही है और 30-32 तक जा रही है। पर वैल्यूएशन वाली प्लेट वापस लेके आएगा, क्योंकि इसी वैल्यूएशन पे मेरे को एक क्वेश्चन भी पता करना है। विनीत बोलिंजकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत सर, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। ये आप देख पा रहे हो कि सर हमने वैल्यूएशन की एक प्लेट निकली हुई है, जो कि पीई के तौर पर हम कैलकुलेशन करते हैं, प्राइस टू अर्निंग वैल्यू। सर आपको कोई शेयर इसमें से ठीक लगता है? खाली पीई के तौर पर नंबर तो अच्छे आए, जब एक के अच्छे आते हैं ना तो सारा बिजनेस फ्लो पता लग जाता है कि सभी के ठीक आएंगे मोटा मोटी। सर एक बार आपका पी पे कैलकुलेशन चार्ट हम दिखा रहे हैं, अगर आपको कहीं भी ठीक लगता हो तो एक शेयर का नाम आप बता दीजिए। नहीं, लगभग परसिस्टेंट के पी हाई रहेंगे, पर इनकी ग्रोथ एडजस्टेड पी जो है ना वो बहुत बेहतरीन है। बाकी के सब प्लेयर्स ने ग्रोथ अभी बोल रहे हैं कि अच्छी आएंगी, लेकिन परसिस्टेंट बता रहा है कि हमारा जो ग्रोथ है अच्छा रहेगा। तो उनका ग्रोथ एडजस्टेड आप अगर पी देखोगे तो हमें फिर भी अभी भी परसिस्टेंट सस्ता लगता है। उसके पीछे एलटी टेक भी ठीक लग रहा है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि उनका
न्यू फेज ऑफ ग्रोथ चालू होने वाला है। तो हमें ये 2 शेयर अच्छे लगते हैं। इन्फोसिस भी ठीक-ठाक था और टीसीएस ने भी बढ़िया कमेंट्री दी है। तो हमें ये 4 शेयर अब तक आईटी सेक्टर में अच्छे लग रहे हैं। टीसीएस परसिस्टेंट, ये इन्फोसिस और टीसीएस हो गया आपके ये दिग्गजों में, और परसिस्टेंट हो गया आपके ये मिड कैप में। विनीत सर, गुड मॉर्निंग सर। ये भी बताइए, देखिए शेयर ये ऐसा नहीं कि चले नहीं है। अगर हम जून से अब तक देखेंगे तो 15% 20% तक की रफ्तार दिखा चुके हैं। और यूएस में अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, वो भी धीरे धीरे काफ़ी सॉफ्ट हो रहा है। आपको लगता है कि ये तेज़ी अब ये कम से कम 6 महीने साल भर तक की वाली तेज़ी है, ये मोमेंटरी नहीं है, और ये ट्रेंड ये जारी रहेगा आगे भी? देखिए, पहले मैं बात बताऊं कि मैं बेरिश था आईटी सेक्टर पे फॉर क्वाइट सम टाइम। लेकिन ये क्वार्टर में जो नतीजे आ गए हैं, मुझे टैक्टिकली इसको रेट करना है कि ग्रोथ आ रही है। अभी जैसे हमने 19 टू 24 डिजिटाइजेशन एक थीम था, उसके तरफ हमें लगता है कि एआई और एआई का थीम अभी चलेगा, और हम देखेंगे साइजेबल इन्वेस्टमेंट्स में एआई हो रही है और इनको काफी अच्छे ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। तो हमें लगता है कि अगर ये कैचअप और न्यू एप्लीकेशन अच्छी तरह से डेवलप होते हैं तो ये जारी रहेगा, बरकरार रहेगा, और 25 में से आपको एक हाइपर ग्रोथ आ सकती है एआई इनकम स्ट्रीम से फॉर आईटी कंपनीज। तो हम सोचते हैं कि डाउनग्रेड से हमने अपग्रेड किया है, और हमको लगता है कि अग्रेसिव ग्रोथ आएगा फ्रॉम FY25 अगर ये जो ग्रीन शूट्स वाली स्टेज है वो सस्टेन करती है तो। निश्चित तौर पर ये कुछ ट्रिगर्स बनेंगे, लेकिन जनरेटिव एआई हो गया, डिजिटाइजेशन हो गया, ये जो कंपनी जो इस पे लीड लेंगी, निश्चित तौर पर आगे उनका भविष्य बेहतर होगा। अगर इस पर्टिकुलर सेगमेंट की बात कर लें सर, क्योंकि देखिए है क्या कि सारी कंपनीज कहीं ना कहीं इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं, उनको पता है कि नहीं फ्यूचर तो यही है। क्योंकि जिस तरह से ऑटोमेशन बढ़ा है, कहीं ना कहीं आपको एक नई टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट होना पड़ेगा जहां से आपके रेवेन्यू ड्राइव हो। उस लिहाज से आपको कौन सी कंपनी लीडर दिख रही है? मुझे लगता है कि टीसीएस डेफिनेटली लीडर है। एलटी टेक ने बोला है कि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी गो डीपर एंड स्केल वाइडर में, उनका इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो चुका है, और वो लोग डिजिटल असिस्टेंट्स, सेक्टोरल हेल्थ एंड सेक्टोरल जनरेटिव एआई में काफी उन्होंने नीश पाली है। तो हमें लगता है कि ये दो कंपनीज काफी अच्छी तरह से पोजिशन्ड है अलोंग विद परसिस्टेंट एंड इन्फोसिस। जो भी दुविधा होगी हमारे दर्शकों के मन में कि कौन सा आईटी शेयर फोकस में रखना चाहिए, कौन से शेयर अभी और चलेंगे, वो दुविधा कम से कम फिलहाल के लिए दूर हो गई है। आज देखते हैं, इन्फोसिस तगड़ी ओपनिंग देगा। हालांकि याद रखिए कि कल 2% के आसपास की तेजी इन्फोसिस यहां पे देके गया है। कहीं ना कहीं अच्छे नतीजों की उम्मीद करके हम चल भी रहे थे, फिर भी 8% एडीआर अगर ऊपर है तो आप मान के चलिए कि उसको कहीं ना कहीं एक कैचअप की कोशिश होगी आज भारतीय बाजार में भी। कल देखिए 1758 रुपए की क्लोजिंग, 2% के आसपास की बढ़िया तेजी इन्फोसिस से देखी गया है। आज की चाल पर बहुत अच्छी नजर रहेगी और कहीं ना कहीं बाजार की दिशा भी तय करेगा इन्फोसिस, और उसके साथ साथ बाकी के आईटी शेयर भी। लेकिन चलिए ये समझ लेते हैं कि खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं और ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स कौन सी आई हैं, अर्निंग्स का ट्रिगर कहां पर और रहेगा इन्फोसिस के अलावा। हमारे साथ अशेषा जुड़ गई है। अशेषा, पहले बताइए कि अर्निंग्स कौन कौन सी आई हैं, नतीजे कौन कौन से आए हैं, और उसके बाद आपसे हम जानेंगे कि खबरों वाले शेयर कौन से हैं। बिल्कुल, तो इन्फोसिस की तो हमने बात कर ही ली। इसके अलावा दालमिया भारत की बात करते हैं। इसके नतीजे अनुमान से काफ़ी बेहतर रहे। याद रखें, सीमेंट प्राइसेस सिक्वेंशियल बेसिस पर घटे थे, लेकिन उसके बावजूद रियलाइजेशंस फ्लैट आए हैं और एबिटा पर टन में भी सिक्वेंशियल बेसिस पर ग्रोथ दिखा। आंकड़ों की बात करें तो रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर फ्लैट आए और मार्जिन्स एक्सपैंड होते हुए नजर आए 18.5%, तो अनुमान से भी काफ़ी बेहतर थे। दालमिया भारत के नतीजों पर अपनी नज़र रखें। इसके अलावा
अलावा सिएट टायर कंपनी है, अनुमान के मुताबिक नतीजे आए हैं। रेवेन्यूज में 9% का ग्रोथ दिखा, मार्जिन्स 12% पे आए वर्सेस 13.2% जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे। JSW इंफ्रा की बात करें तो यहाँ पर नतीजे थोड़े से कमजोर थे। रेवेन्यूज में 15% का ग्रोथ दिखा, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पर थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखा। 300 करोड़ पे प्रॉफिट आई है जो 8% का डिक्लाइन है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अनुमान से कमजोर नतीजों के चलते JSW इंफ्रा पर भी अपनी नजर रखे। इसके अलावा टाटा टेक, इसके भी नतीजे कमजोर थे। रेवेन्यूज में 2.5% की गिरावट दिखी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। मार्जिन्स की बात करें तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आए। 15.9% पे मार्जिन्स आया है वर्सेस 16.2% जो कंपनी ने फोर्थ क्वार्टर FY24 में रिपोर्ट किए थे। L&T टेक, यहाँ पर भी कमजोर नतीजे थे। रेवेन्यूज में 3% की गिरावट, मार्जिन्स 15.6% पे आया है वर्सेस 16.9% जो कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर में रिपोर्ट किए थे, तो यहाँ पर भी कमजोर नतीजे हैं। गोपाल स्नैक्स की बात करें, यहाँ पर भी कमजोरी दिखी। रेवेन्यूज में तो बढ़ोतरी दिखी 10% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, लेकिन मार्जिन्स 10.3% पे आए हैं और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी करीब 14% की गिरावट दिखी। तो कमजोर नतीजों के चलते गोपाल स्नैक्स पर भी स्ट्रीट की नजर रहेगी। दो और कंपनियों की बात करते हैं। एक है शॉपर स्टॉप, यहाँ पर कमजोर नतीजे हैं। बॉटम लाइन पर कंपनी ने 22 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है इस क्वार्टर में वर्सेस 15 करोड़ का प्रॉफिट जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किया था। लास्ट में रैलिस इंडिया, यहाँ पर भी कमजोर नतीजे हैं। रेवेन्यूज फ्लैट रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, लेकिन मार्जिन्स की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आए। एबिटा में करीब 13% की घटौती दिखी और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी 24% का डिक्लाइन दिखा। तो ऑल इन ऑल कई सारे नतीजे हैं जो कमजोर रहे हैं, लेकिन सीमेंट सेक्टर से दालमिया भारत पर अपनी नजर जरूर रखें, वहां पर नतीजे काफी अच्छे थे। ठीक है आशीष, ये आपने सारे के सारे नंबर्स तो बता दिए, लेकिन खबरों वाले शेयर्स अभी भी पेंडिंग है। लगे हाथ वो भी बता दो, फिर हम फटाफट से फिर एक्सपर्ट से पता कर लेंगे क्या करना चाहिए। बिल्कुल, सबसे पहले JTL इंडस्ट्रीज पर बात करते हैं। यहाँ फंड रेस के प्लान्स है। कंपनी 300 करोड़ जुटाना चाहती है QIP के द्वारा। इंडिकेटिव प्राइस 211 रुपए प्रति शेयर का है, तो कल के क्लोजिंग प्राइस से कंपेयर करें तो 7% के डिस्काउंट पर यह QIP होगा। दो फार्मा कंपनीज फोकस में रहेंगे। एक है जाइडस लाइफ साइंसेस, कंपनी की जो गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उनके लिए कंपनी को OAI यानी एक्शन इंडिकेटेड का स्टेटस मिला है। ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड का स्टेटस, नेगेटिव इंपैक्ट यहां पर दिखेगा। डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो अल्सर ट्रीटमेंट के एक ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंपनी ने अग्रीमेंट साइन किया है। इसके अलावा GPT इंफ्रा कुछ नए ऑर्डर विंस है। कंपनी को 300 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं। कंट्रोल प्रिंट, यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आया है। प्रमोटर्स को अब रियल्टी प्रोजेक्ट्स के लिए QR कोड पब्लिश करना मैंडेटरी किया गया है, तो कंट्रोल प्रिंट के लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है बिकॉज उसका कारोबार ही QR बनाना है। इसके अलावा MTNL, यहाँ पर टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया की कुछ कमेंट्री आई है और उनका मानना है कि MTNL में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद डेट होल्डर्स को पूरा पेमेंट किया जाएगा। तो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो MTNL पर भी अपनी नज़र रखें। इसके अलावा वेंकीज और SKMX, यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आया है। ब्राज़ील ने चिकन एक्सपोर्ट्स जो वो EU और अर्जेंटीना में करते थे उस पर रोक लगाई है, तो इंडियन प्रोड्यूसर्स जो चिकन एक्सपोर्ट्स करते हैं उनको फ़ायदा होगा। लास्ट में स्पाइस जेट की बात करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक है 23 जुलाई को, जहां फंड रेजिंग प्लान्स कंसिडर किए जाएंगे। QIP के द्वारा ये फंड रेज किया जाएगा, तो स्पाइस जेट पर भी अपनी नज़र रखें। ठीक है आशीषा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये पूरे नंबर्स और साथ ही खबरों वाले शेयर्स बताने के लिए। इन सभी शेयर्स पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन सुपर ट्रेड भी अपने एक्सपर्ट से हम समझेंगे। बजट अब सिर्फ 2 दिन दूर रह गया है ट्रेडिंग सत्र के लिहाज से, लेकिन उसके पहले गौरव को जरा जोड़ लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स कौन सी आई हैं। निश्चित तौर पर इन्फोसिस को लेकर ब्रोकरेज क्या कहते हैं उस पर तो नजर रहेगी। अंशुल बताइए, गौरव बताइए बाकी के रिपोर्ट्स कौन से हैं और क्या कुछ कमेंट्री आई है इन्फोसिस को लेकर। जी हाँ, तो आज ब्रोकरेजेस में सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन्फोसिस को लेके, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिला था और ब्रोकरेजेस की तरफ से भी एक अपटिक हमें देखने को मिल रहा है टारगेट प्राइस में। तो जैसे बर्नस्टीन हो गया, उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 2100 रुपीज़ किया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे अप्स
साइकिल जो है वो यहाँ से चालू होते हुए हमें देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ अगर हम सिटी की बात करें तो उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग तो बरकरार रखा है, बट टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 1850 रुपीज़ का किया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे जो गाइडेंस रिवीजन देखा था वो काफ़ी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। इसी के साथ साथ अच्छा ग्रोथ आगे जाके भी देखने को मिल सकता है और एक प्रेफर्ड पिक के रूप में इन्फोसिस को वो रखते हैं अगर उनके IT पैक की अगर कंपेयर करें तो। इसी के साथ साथ बात करते हैं दालमिया भारत की, क्योंकि यहाँ पे भी हमें रिजल्ट्स देखने को मिले थे और यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने अभी कहीं पे 1990 रुपीज़ का टारगेट प्राइस जो है वो बरकरार रखा है, क्योंकि इस रिजल्ट्स के टाइम पे हमने देखा कि EBITDA में बीट देखने को मिला था। भले वॉल्यूम्स थोड़े कम थे, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है कंपनी के लिए, बट आगे जाके एक अच्छा रिजल्ट जो है वो कंपनी की तरफ से देखने को मिला था। अगर UBS की बात करें तो उन्होंने भी टारगेट प्राइस जो है वो 2160 रुपीज़ पे बरकरार रखा है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे अच्छा बीट हमें देखने को मिला, बट आगे जाके कहीं पे कैपेसिटी एडिशन के ऊपर उनका कमेंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा ध्यान बना रहेगा। अगली बात करते हैं ONGC की, यहाँ पे सिटी ने कहीं पे बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है बढ़ा के 370 रुपीज़ दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे ऑयल एंड गैस में ये जो आउटलुक है पूरा का पूरा वो सुधरते हुए देखने को मिल रहा है और इसमें ONGC को काफ़ी अच्छा सुधार जो है प्राइजेस में और इसी के साथ साथ नेट रेवेन्यू में वो हमें आगे जाके देखने को मिल सकता है। बात करते हैं ICICI लोम्बार्ड की भी, क्योंकि सिटी ने यहाँ पे इनिशिएट किया है सेल रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस दिया है 1575 रुपीज़ का, क्योंकि उनका मानना ये है कि कहीं पे जो कंपनी है वो B2B सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है, जिसकी वजह से जो मार्जिन है वो कहीं पे हमें ऊपर नीचे गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं, रिस्क जो है वो भी बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है और अगर हम बात करें कंपटीशन की तो वो भी बढ़ रही है और इस सब हालात में कहीं पे वैल्यूएशन फेवरेबल नहीं है ICICI लोम्बार्ड के लिए। और आखिर में बात करते हैं गो डिजिट के लिए भी, क्योंकि सिटी ने इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस है 425 रुपीज़ का। तो आगे जाके इन सब कंपनीज पे नज़र बनी रहेगी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग वर्ड जो है ब्रोकरेजेस की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये सारी की सारी रिपोर्ट्स आप फोकस में रखिएगा, लेकिन बर्नस्टीन ने 2100 रुपये का लक्ष्य दिया है इन्फोसिस के लिए, सिटी ने 1850 का, 1794 रुपये के आसपास का ये ऑल टाइम हाई है इन्फोसिस का। आज हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि शायद इसको क्रॉस भी कर लेगा। लेकिन चलिए फटाफट ये जानते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स के बजट के लिए सुपर ट्रेड कौन से हैं। अंशु जी, शुरुआत आपसे करेंगे, बताइए आपका सुपर ट्रेड बजट के लिए। अभिषेक जी, पिछले बजट में जब हम इंटरिम बजट में जा रहे थे तब मैंने सनटेक रियलिटी दिया था। स्टॉक वहां से कल के परसों के सेशन में जो हाई बनाया है दैट इज 49% रिटर्न इन लेस देन 6 मंथ्स। फरवरी से आज जुलाई में 49% का रिटर्न दिया है स्टॉक ने। उसी तरह का उसी पैटर्न का दूसरा स्टॉक लेके आया हूँ, होनासा। होनासा में देखें तो पूरा बेस का ब्रेकआउट है, 159 डेज के बेस का ब्रेकआउट है। 2285 में स्टॉक को बाई करना है। एग्रेसिव स्टॉप लॉस 2200 रुपए का रहेगा। क्लोजिंग बेसिस पे, इसको इंट्राडे बेसिस पे स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाना है। और हाई लाइकली है कि ये दिवाली या मतलब दिवाली के आसपास तक 2700 रुपए का टारगेट हमको दे देगा, विच इज ऑलमोस्ट 20% अपसाइड फ्रॉम करंट ऑर्डर लेवल्स। तो होनासा बहुत तेज लग रहा है। बजट में इनके लिए पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स भी आनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और 3 से 4 महीने में स्टॉक 2700 रुपए होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि FMCG इंडेक्स में भी बड़ा बेस ब्रेकआउट आया है, वहां भी 10 से 12% की अपसाइड फिलहाल दिख रही है, तो ये स्टॉक आउट परफॉर्मर रह सकता है। ठीक है, होनासा कंज्यूमर, मामा अर्थ 2700 रुपए का टारगेट, 2200 रुपए का। एक मिनट अंशुल सर, आपका टारगेट कितने? 2700 का टारगेट है इसमें। शेयर तो 450 रुपए का है, 483 रुपए का। ये एक बार क्लियर करेंगे सर, 2700 या स्टॉप लॉस आपका 2200 कैसे हो सकता है फिर? आई थिंक मैंने कोई नाम गलत दिया सर। मैं एक रिवाइज लेवल्स आपको दे देता हूँ। 485 के ऊपर बाई करना है, स्टॉप लॉस 420। इसको एक काम कीजिए, सुनिए एक मिनट, सुनिए एक मिनट सर, एक मिनट। आप इसको अच्छे से देख लीजिए वापस से, जल्दबाजी कुछ नहीं है। हम आराम से आपसे वापस आके ले लेंगे। एक बार आप चेक करके इसको वापस से देख लेना, फिर हम आपसे वापस अभी आते हैं, फिर आपसे पता कर लेते हैं, ठीक है? ये होना सा मैंने एक्चुअली जैसे आपने बोला ना, मैंने तुरंत चार्ट पे भी डाला आपने। मेरे को लगा, मैंने कहा शेयर तो 483 का। ठीक है, कोई बात नहीं सर, अभी आप टाइम लीजिए, एक बार देख लीजिए, जब तक हम दूसरे मेहमानों से ले लेते हैं। अभिषेक जी, ठीक है, आदित्य आप बताइए आपका सुपर ट्रेड कौन सा है? देखिए, मेरा सुपर ट्रेड फार्मा पैक से ही है। मैंने एक्चुअली पहले वाले कॉल में भी वो दिया। अजंता फार्मा मुझे लगता है काफ़ी अच्छा पैटर्न बना रहा है और नीचे के लेवल से इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट दिख रहा है। बेसिक फॉर्मेशन के बाद ये स्टॉक ब्रेकआउट के लिए रेडी है, तो मुझे लगता है कि इसमें रैली खेली जा सकती है इनकेस
फार्मा सेक्टर के लिए, हेल्थ केयर सेक्टर के लिए कुछ इंसेंटिव्स आते हैं, तो प्रोबेबली इसके लिए भी एक पॉजिटिव ट्रिगर रह सकता है। तो इसको बाय कर सकते हैं 2285 में। स्टॉप लॉस रहेगा 2190 और टारगेट रहेगा 2390 से लेके 2450। फार्मा वाली थीम ही अजंता फार्मा पर आप दाव लगाइए। 2285 रुपए का भाव इसका है। 2390 और 2450 ये टारगेट। स्टॉप लॉस 2190 रुपए का। बढ़िया, ये बजट ट्रेड है आदित्य जी का। संतोष जी, आपका शेयर कौन सा होगा सुपर ट्रेड? यस अभिषेक, मेरा जो बजट के लिए पिक है वो है रोटो पंप्स। इस स्टॉक की बात करें तो इस स्टॉक में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला था। इस महीने की शुरुआत में स्टॉक थोड़ा सा पुल बैक दिखाया और अब अपने 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के बाद एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दे रहा है। मुझे लगता है बजट के आसपास इसमें मोमेंटम और एक्सटेंड होते नजर आएगा, तो रोटो पंप में खरीदारी करना चाहिए। टारगेट रहेगा 777 का, स्टॉप लॉस रहेगा 600 का। ठीक है, रोटो पंप्स वैसे चला बहुत तेज रफ्तार से है। इस साल की बात करें तो 60% के आसपास की रैली आ गई है रोटो पंप में। हालांकि मॉनसून और बजट ये दोनों का ही प्ले है रोटो पंप, और इसके चलते हमने शेयर में तेजी देखी भी है। स्टॉप लॉसेस को अच्छे से फॉलो कीजिएगा, बस ये आपसे गुजारिश है रोटो पंप्स को लेकर। कल देखिए 6% ऊपर ये शेयर बंद हुआ है। विनीत सर, आप भी कोई शेयर सजेस्ट करेंगे? सुपर ट्रेड तो वो नहीं होगा, लेकिन महीने भर के लिए, 2 महीने के लिए, जहां पर आपको लगता है कि मोमेंटम अभी कंटिन्यू होगा यहां से? सो हमें लगता है ओएनजीसी काफी वेल पोजिशन्ड है ये ट्रेड प्ले आउट करने के लिए। इसमें हमें लगता है कि जब भी नतीजे आएंगे तो आप देखोगे कि इसका ऑयल प्रोडक्शन काफी बढ़ जाएगा। वो सबको इट इज गोइंग टू स्टार्क एवरीवन। और दूसरी चीज जो है कि बजट में भी काफी एक्सपेक्ट करें कि हम इसके लिए काफी अच्छे संकेत मिले, तो उसके पीछे हमें लगता है कि ओएनजीसी एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। तीसरी चीज इसमें अगर आप वैल्यूएशन कंसिडर करें ना, बहुत ही सस्ता है। सिंगल डिजिट स्टॉक, मार्केट ऑल टाइम हाई, और एनर्जी सिक्योरिटी पे भारत का फोकस, ये 4 चीजें अगर आप देखोगे तो हमें लगता है कि ओएनजीसी लो रिस्क हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ट्रेड बनता है। सर तो ओएनजीसी भी हो सकता है। वैसे आपको ध्यान होगा 300 पे इसका ब्रेकआउट हुआ और इसी मंथ हुआ है। सिर्फ आप 15 दिन पुराना चार्ट दिखा सकते हैं इसका ओएनजीसी का, तो 15 दिन पहले इसने 300 पार किया है। और आप देखिए उसके बाद ना सरकार ने एक बार जो विंडफॉल टैक्स था उसको भी बढ़ाया है, उसके बावजूद भी शेयर टूटा नहीं। क्रूड के प्राइसेस में कोई मेजर चेंजेस नहीं हुआ, उसके बावजूद नहीं टूटा नहीं। जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है ना अपना काम करते हैं। ये देख लीजिए, ये सिर्फ 7 डेज है, सिर्फ 7 दिन पहले उसका नीचे का रेट देखिए 297 यानी कि 300 लिखा हुआ है। और ये इसका डीएनए में नहीं है इतनी स्पीड से चलना। 34 रुपये 7 दिन में ओएनजीसी चल जाना बड़ी बात है। तो कुछ हो रहा है तभी तो बड़ी बात है, तभी तो सर की भी लिस्ट में आया। तो इसलिए इसी तरह से आप शेयर पकड़ते जाइए। मैं फिर से बताता हूँ, ये बाज़ार बहुत ही स्पेसिफिक होकर ट्रेड करने का है। इसमें आप एक अम्ब्रेला से सब कुछ ना देखिएगा, एक फुट्टे से यानी कि एक स्केल से सारी चीज़ें ना नापिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। अंशुल सर, आपने वो ठीक कर लिया होगा होनासा वाला, एक बार ज़रा टारगेट स्टॉप लॉस दे दो अगर शेयर वही है तो। जी सर, मैंने कंफ्यूजन आइडेंटिफाई कर लिया। एक्चुअली मैं 2 स्टॉक देना चाह रहा था। पहला होनासा है, 159 डेज का इसमें बेस ब्रेकआउट आया है। 480 के पास बाई करना है, 440 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस है और 600 रुपए का टारगेट है। सेकंड बेस्ट पिक मेरी थी अजंता फार्मा, उसके लेवल मैंने गलती से होनासा में बता दिया था। अजंता फार्मा 2285 में बाई करना है, 2200 रुपए का क्लोजिंग स्टॉप लॉस रहेगा और 2700 रुपए का टारगेट रहेगा। अब आप कहेंगे 2 में से कोई एक ही सिलेक्ट करना है, तो मैं एनी डे होनासा सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि उसमें वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत एंकरेजिंग है। ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में एकदम मतलब जिसको कहते हैं फ्लाइंग स्टार्ट, वो मिल सकती है। तो आउट ऑफ द 2 एक सेलेक्ट करना है, तो होनासा एनी डे मेरी प्रिफर्ड पिक रहेगी। बट दोनों स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। और ओएनजीसी के लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा डिम्पी जी। आपने इसको आइडेंटिफाई किया था मंडे क्लोजिंग शो में 8 जुलाई को 292 रुपए पे, जब इसमें 55 दिन का ब्रेकआउट आ रहा था। वहां हमने डिस्कस किया था कि इसका टारगेट 340 है, 333 रुपए का हाई बना है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओएनजीसी हमसे आइडेंटिफाई हो गया था और हमने नोटिस करके आपको नोट बताया भी था, और एक्सपर्ट्स ने सारी चीज़ आपको जानकारी दी। आज भी आपको विनीत सर बता रहे हैं कि और चल सकता है। होनासा का टारगेट और स्टॉप लॉस आप नोटिस कर लीजिएगा। अंशुल सर, एक और चीज़ है, अजंता ना आज हमको आदित्य अरोड़ा ने भी दिया है, तो अगर ये शेयर चल जाता है तो
हम क्रेडिट दोनों को एक साथ दे दें, 50-50 कर दें, ये पार्टनरशिप डील में डाल दें सर? नहीं सर, मैं कहूंगा आदित्य जी को दे दीजिए, मैं हुनासा रख लूंगा, आदित्य जी अजंता फार्मा रख ले, दोनों भाई मिलके कमाएंगे। चलिए ठीक है आदित्य जी, ठीक है, आपका जो पेटेंट है वो रहेगा वो अजंता के ऊपर ही, और होनासा वाला पेटेंट हमने अंशुल जी को दे दिया। कोई डिवीजन नहीं, कोई मंडवाली नहीं, कुछ नहीं, सीधा सीधा सूखा सूखा ट्रेड है सर। मेरे हिसाब से दोनों ही चलने चाहिए। मैंने अजंता भी देखा, मैंने होनासा भी देखा, दोनों के चार्ट, और मेरे को तो दोनों का स्ट्रक्चर वगैरह काफ़ी अच्छा लगा। होनासा तो खैर रिसेंट लिस्टेड है, नवंबर 23 का लिस्टेड है ये, बट हाँ फिर भी जितना दिखा, जितना समझ में आ रहा है उससे लग रहा है कि हाँ दोनों शेयर ठीक है। ठीक है सर, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 9:01 तो हो चुका है। कुछ 2-4 शेयर्स मैं अपनी तरफ से पूछ लेता हूँ, जरा ब्रेकआउट्स वाले सारे कैंडिडेट है, फिर हम 9:03 पे आपको नवरत्न शेयर्स भी आपके सामने रखेंगे। शेयर जरा दिखाते जाइएगा स्पीड से। जय कुमार इंफ्रा, संतोष सर आपसे कर रहा हूँ शुरू। बॉम्बे की कंपनी है, काम अच्छा कर रही है, ऑर्डर्स की कोई कमी नहीं है, शेयर अच्छा चला भी, ऐसा नहीं कि रिवॉर्ड नहीं मिला, शेयर भी बहुत बढ़िया चला है। और चल सकता है क्या सर जय कुमार इंफ्रा? 834 पे कल की बंद है। हाँ, यस डिम्पी, ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर रहा है, बट पिछले कुछ दिनों से छोटे छोटे काउंटर्स में, मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है बजट के पहले, क्योंकि आप देखोगे तो एचएनआई ट्रेडर्स और डीआईआई थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करते नजर आ रहे हैं। थोड़े से ब्रोडर मार्केट के स्टॉक्स प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहे हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा डिप मिलता है कहीं आपको 750 के आसपास, तो फिर खरीदारी के मौके ढूंढना चाहिए। अभी के लिए अवॉइड करिए, लेकिन थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का नजरिया है तो बने रहिए, स्टॉक बहुत अच्छा है। आने वाले समय में हमको शायद 1000 रुपए के ऊपर के लेवल पे देखने को मिल सकते हैं, बट ट्रेडर है तो वेट कीजिए किसी टिप का। थोड़े डिप का वेट इसलिए भी करना चाहिए, मैंने शेयर इसलिए पूछा। देखिए अब आपके सामने मैं दिखाता हूँ, शेयर बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या है ना, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मैंने मार्क कर लिया। अगर आप मेरी स्क्रीन जहाँ पे दिखा पाएंगे तो ये रेड कैंडल्स 4 में से 3 बार बनी हुई है, यानी कि ऊपर जाके शेयर थोड़ा हल्का होना चाहता है। तो ये चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए जय कुमार इंफ्रा पे जिनके पास ये पोजीशंस हैं, या तो डिप आए तो आप उसके अंदर एंटर कीजिएगा जिसको करना हो, और जिसके पास ऑलरेडी पोजीशंस है शायद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। ये जय कुमार इंफ्रा का चार्ट है, और ये यहाँ पे आके ये डिस्ट्रीब्यूशन आप देख पा रहे होंगे, साफ साफ दिख रहा है आपको इस शेयर के अंदर। एक शेयर मेरी लिस्ट में और है, मेरे को लग रहा है वो बढ़िया चल सकता है। उस शेयर का नाम है बालाजी एमाइंस। एक बार ज़रा दिखाइएगा, बालाजी एमाइंस के नाम से एक कंपनी है, मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आता हूँ। बालाजी एमाइंस एक बार ज़रा दिखाइए। तो ये वीकली बेसिस पे बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाया हुआ है। अंशुल सर एक बार ज़रा चेक करेंगे, आप कैश के स्टॉक से चेक करते हैं ना। बालाजी एमाइंस चार्ट मेरा वाला भी दिखाइएगा, अंशुल सर को बोलने दीजिएगा। स्ट्रॉन्ग बेस डिम्पी जी, इसमें 78 वीक्स का एक स्ट्रॉन्ग बेस की फॉर्मेशन है, और इसमें सबसे अच्छी चीज है कि पूरे बेस में सेलिंग के बाद ये बेस बनाए, और पूरे बेस में किसी भी रेड बार में बड़ा वॉल्यूम नहीं है, और जब भी ग्रीन बार्स आई हैं, अप बार्स आई हैं, उनमें वॉल्यूम अच्छा आया है। तो इस स्टॉक में ब्रेकआउट की जरूरत है। जैसे ही स्टॉक 2495 के ऊपर निकलता है, 2495, इस स्टॉक में बड़ी तेजी डेवलप हो जाएगी, और टारगेट इसका वीकली का स्विंग हाई बनेगा 3212 रुपए के आसपास। तो ब्रेकआउट प्रीएम्प्टिव बाय 50% कर सकते हैं, बाकी 50% ब्रेकआउट पे ऐड करना चाहिए। दोनों केस में टारगेट 3200 रुपए आता हुआ दिख रहा है, तो स्टॉक में यहाँ से बहुत अच्छी तेजी डेवलप होती हुई दिख रही है। लगा दिए बाय का ठप्पा, तो यहाँ पे तेज़ी अच्छी है, धीरे धीरे करके प्लस करना। स्पेसिफिक है स्टॉक, ध्यान रखिएगा, बहुत स्पीड से चलता है, टूटता भी बहुत स्पीड से है। एक और शेयर आदित्य से पता कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम जाएंगे आज के नवरत्न शेयर पे। वो है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स के नाम से है, लिखिएगा एक बार ज़रा। 1450 रुपये का शेयर है, बढ़िया मूवमेंट दे रहा है, और इस बार की जो कैंडल्स बन रही है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रही है। एक बार ज़रा आदित्य से पता करते हैं। आदित्य ज़रा चोला इन्वेस्टमेंट आप चेक करोगे, मैंने अपनी स्क्रीन पर डाला हुआ है चार्ट, अगर आप वहाँ से भी देखना चाहो तो वहाँ से भी देख सकते हैं आप। आपने काफी बेहतरीन स्टॉक ढूंढा है, क्योंकि ये स्टॉक एक अच्छी रैली के बाद 1200 से ऑलमोस्ट 1400 भागा, और फिर बाद में एक फ्लैग पैटर्न बना के कल इसने ब्रेकआउट दिया है। तो एक बहुत अच्छा कैंडिडेट है जहाँ पे बाजार में कई बार करेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, ये स्टॉक एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो इसको बाय किया जा सकता है। 1450 में स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 1400 का, और टारगेट रहेंगे 1500 से लेके 1550। ठीक है, 1550 तक के टारगेट हैं। जो हमने तीनों शेयर्स रखे हैं उसमें से सिर्फ एक शेयर जय कुमार इंफ्रा पे डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, यानी कि उस शेयर को हमने छोड़ दिया। अदरवाइज ज़्यादातर शेयर हमारे एक्सपर्ट्स ने पास कर दिए हैं। एक तो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट पास करवाया, एक हमने बालाजी माइंस पास करवाया, 2 शेयर हमारे यहाँ पे पास हुए। इसी तरह के कुछ एक और शेयर्स भी हैं
जो हम आपके सामने कार्यक्रम के दौरान भी रखेंगे, इसलिए इस कार्यक्रम में थ्रू आउट आप बने रहिएगा। सेगमेंट टू सेगमेंट अलग अलग शेयर्स हम लेके आ रहे हैं, ब्रेकआउट्स, बजट, स्विंग ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड, इस तरह के सब ट्रेड हम आपके सामने रखेंगे। खैर, मैं शरद को भी अपने साथ जोड़ लेता हूँ। 9:06 हो चुके हैं। जल्दी से आपको नवरत्न शेयर वो बता देंगे, फिर हम मार्केट की ओपनिंग की तरफ भी बढ़ेंगे। शरद जी, गुड मॉर्निंग अगेन, बताइए नवरत्न। गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स अर्निंग्स फोकस में रहेगा। इन्फोसिस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, और वही अगर सीसी रेवेन्यू ग्रोथ बात करें तो ऑलमोस्ट 3.6% बढ़ा है सिक्वेंशियली। इंटरेस्टिंगली वित्त साल 2025 के लिए जो रेवेन्यू गाइडेंस है उसको बढ़ा दिया गया है, अपग्रेड कर दिया है। 3 से 4% का था पहले, ये अनुमान 1 से 3% का था, तो यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट अपग्रेड आया। और मार्जिन गाइडेंस की भी बात करें तो 20 से लेकर 22% तक पे जो है उन्होंने मेंटेन रखा है। दालमिया भारत के नतीजे बहुत स्ट्रांग आए हैं, रियलाइजेशंस पे अच्छी इंप्रूवमेंट आई है ओवरऑल, और कॉस्ट सेविंग्स के कारण जो क्या हुआ है कि कामकाजी मुनाफे में भी इंप्रूवमेंट आया है। लोअर सीमेंट प्राइसेस ज़रूर थे, लेकिन मार्जिन और स्प्रेड एक्सपैंड अच्छा हुआ है, इसके कारण जो है इनपुट प्राइस में भी इम्पैक्ट आया है। रैलिस की बात करें तो लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पे उनके एक्सपोर्ट डेटा पे जो है ऑफ कोर्स नंबर्स वीक आए हैं, और मैनेजमेंट की कमेंट्री दो अहम बात आई है। एक्सपोर्ट मार्केट को लेके वो कह रहे हैं कि अभी भी कॉशियस है, ग्रेजुअल रिकवरी जो है इस साल में होने वाला है, तो थोड़ा और टाइम लगेगा। और वही डोमेस्टिक मार्केट्स की बात करें तो मॉनसून पिकअप के कारण जो है डिमांड और वॉल्यूम्स में अच्छी पिकअप आई है। जेटीएल इंडस्ट्रीज़ का 300 करोड़ का QIP लॉन्च हो गया है। इंडिकेटिव इशू प्राइस लगभग 7% डिस्काउंट पे है। स्मॉल कैप कंपनी कंट्रोल प्रिंट जो है फोकस में रहेगी। यहाँ पे न्यूज़ आ रहा है कि यूपी की रेरा ने जो है अनाउंस किया कि प्रमोटर्स जो है अपने रियल्टी प्रोजेक्ट्स को QR कोड्स यानी कि ब्रोशर और एड्स में करो। ये कंपनी जो है QR कोड्स में भी डील करती है, बार ब्रांडिंग में और कोड ब्रांडिंग में, तो इसको भी ज़रूर फोकस में रखेगा। MTNL ऑलरेडी स्टॉक 13 ईयर हाई लेवल्स पे है। यहाँ पे जो है टेलीकॉम मिनिस्टर सिंधिया जी का जो है बयान आया है कि कोई डिफ़ॉल्ट जो है MTNL के बॉन्ड ड्यूज़ में नहीं होगा। और थोड़ा दिन पहले ही अनाउंसमेंट आया था कि लगभग 100 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने एस्क्रो अकाउंट में दिए हैं ताकि उनके इंटरेस्ट जो है सही टाइम पे पे कर पाए। ये MTNL के लिए है। वेंकीज SKMX के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। ब्राज़ील ने चिकन एक्सपोर्ट्स को हॉल्ट कर दिया है, यूरोपियन यूनियन और अर्जेंटीना उनके वायरस जहाँ पे छुड़ी है इसके कारण, तो उसके कारण ऑफकोर्स जो इंडियन एक्सपोर्टर्स है उनको एक सेंटिमेंटल बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। स्पाइसजेट की बात करें तो 23 जुलाई को अहम बोर्ड मीट है जहाँ पे वो QIP से जो है फंड जुटाने के लिए जो है विचार करेंगे। और आखिर में हमारा जो बिग बोल्ड ब्रोकरेज है, हमारा आखिरी स्टॉक वो रहने वाला है ICICI लोम्बार्ड। सिटी की रिपोर्ट आई है, इनिशिएट सेल कर दिया है। टारगेट प्राइस है 1575 रुपीज़ पर शेयर का, और वो कह रहे हैं कि इंडस्ट्री हेडविंड्स जो है B2C सेगमेंट में देख सकते हैं, और ओवरऑल जो है कॉम्पिटिटिव प्रेशर जो है वो बढ़ते जा रही है स्पेशली रिटेल सेगमेंट में, तो इसके कारण थोड़ी सी जो है बेरिश नज़रिया जो है इस स्टॉक के लिए बना है सिटी के लिए। तो ये अहम 9 के नवरत्न है जहाँ पे आज एक्शन देखने मिल सकता है। ठीक है, तो ये आज के नवरत्न शेयर हो गए हैं जहाँ पर आपको इस समय ट्रेड देखना चाहिए या फिर समझना चाहिए। इन सभी में कुछ ना कुछ असर आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, 9:09 हो चुके हैं। अब कुछ देर के बाद प्राइस ऑलमोस्ट ऐसे तो सेटल हो चुके हैं, लेकिन सेटल प्राइस में एक बार ज़रा इन्फोसिस दिखाइएगा। इन्फोसिस कितना खोल रहे हैं एक बार ज़रा स्क्रीन पे 2-4 शेयर दिखाइए, ज़रा इन्फोसिस दिखाइए पहले। 4.5% के आसपास का इन्फोसिस का गैप होना चाहिए आज। 4.5% गैप इन्फोसिस, ठीक है। 2% कल का भी जोड़ दे। एक बार जरा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और HDFC बैंक और दिखाइएगा, स्पीड से दिखाओ प्रोड्यूसर साहब। HDFC बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज़, TCS मैंने बोला ही नहीं था। खैर, HDFC बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ज़रा दिखाइए। रिलायंस फ्लैट खोल रहा है। HDFC और दिखाइए तो ज़रा, एक बार ज़रा HDFC भी दिखाइए। HDFC ये भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। ठीक है, तो मार्केट के अंदर आज कुछ खास मोमेंटो तो स्पीड पे नहीं मिल रहा। वही IT वाला फैक्टर है जो थोड़ा बहुत काम अभी शुरुआत में करेगा। 2-4 शेयर से तो आइडिया लगी रहा है। एक का और काम करते हैं। SBI लाइफ आज थोड़ा हल्का कमज़ोर खुल रहा है। अंशुल जैन एक बार ज़रा चेक करना, SBI लाइफ वीक खुलेगा क्या जी? ज़्यादा वीक होगा मतलब? देखिए थोड़ा सा वीक खुलता हुआ दिख रहा है, लेकिन अप ट्रेंडिंग स्टॉक है तो बहुत ज्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 8-9 दिन की कंटिन्यूअस रैली है तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग में नीचे आ सकता है, बट ये बाय ऑन डिप्स वाला कैंडिडेट है। 1600-1610 मेजर सपोर्ट है इसका, उस जोन में कहीं भी मिलता है तो बाइंग ही बनेगी। वीकली चार्ट पे बेस ब्रेकआउट है और कंटिन्यूएशन ऑफ अप मूव है, जिसका टारगेट इमीडिएट बेसिस पे 1800 है। तो अप ट्रेंड में पुल बैक मिलता है तो बाई करना चाहिए। ओवरऑल 1800 जाता हुआ दिख रहा है।
ठीक है, एसबीआई को लेकर, एसबीआई लाइफ को लेकर ये व्यू, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स दोनों के दोनों आज फिर से रिकॉर्ड ऊंचाई पर खुलेंगे। जो लेवल सेटल हुए हैं, आप देखिए आज भी जो दम मिल रहा है वो आईटी स्टॉक से ही मिल रहा है। इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, एलटीआई माइंट्री, यही शेयर आपको दिखेंगे आज जो लीड करते हुए दिखाई देंगे। और निफ्टी बैंक में थोड़े से प्रेशर पर शुरुआत होने की आशंका है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, यहाँ से सपोर्ट बाजार को मिल नहीं रहा है। लेकिन एक शेयर आपसे फटाफट जरा राय जाना चाहेंगे आदित्य, वो है इंडिया सीमेंट का। मतलब ये कहते हैं कई बार कि देखिए मॉनसून में ना सीमेंट शेयरों की चाल थोड़ी फीकी हो जाती है, लेकिन ये तो कमाल की रफ्तार दिखा रहा है। महीने भर में 50-60% शेयर दौड़ गया है। इंडिया सीमेंट में क्या प्रॉफिट टेकिंग करने के लिए तैयार रहें या फिर कर लें 50-60%? देखिए इंडिया सीमेंट मैंने ईटीना स्वदेश पे भी रेकमेंड किया था 230-240 के आसपास, और अभी भी अच्छी दौड़ लगा रहा है। बट करीब करीब 350 के ऑड लेवल्स के आसपास मुझे लगता है बजट में कभी भी अनसर्टेनिटी कुछ भी आ सकती है, तो थोड़ा मुनाफा वसूली बिल्कुल करना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलें, 325 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, और मोस्टली मैं कहूँगा कि काफ़ी मुनाफा वसूली करनी चाहिए। थोड़ा बहुत आप ट्रेड को राइड कर सकते हैं 325 के स्टॉप लॉस के साथ। होगा इंडिया सीमेंट के लिए, थोड़ी थोड़ी आप चाहें तो प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। बहुत तेज चला है शेयर, मतलब बहुत तेज। कल तो वायदा का ये टॉप गेनर भी था। हमारे एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, सुमित मूलचंदानी। सुमित जी बहुत शुक्रिया सर, बाजार खोलने में थोड़ा समय रह गया है, फटाफट अपने शेयर बता दीजिए, आप कहां आपकी नजर है आज? गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो बिल्कुल यहाँ पे अभी भी पॉजिटिव नजरिया रहेगा। देखिए 2 स्टॉक्स रडार पे हैं। पहला रहेगा चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स। देखिए काफी एक कंसोलिडेशन हुआ था। स्टॉक करीबन आप देखेंगे तो पिछले 20 से 25 सेशन से कंसोलिडेशन है, लेकिन जो कल का सेशन था, कल का कैंडल फॉर्मेशन था, काफी अच्छा क्लोजिंग मिला है। तो हमें लग रहा है कि ये अभी न्यू एक मोमेंटम की तरफ अप्रोच करेगा और न्यू हाई की तरफ जा सकता है। तो ये मोमेंटम को कैच करेंगे हम। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 1386 का फॉर द टारगेट ऑफ 1540 एंड 1606। जो दूसरा रहेगा वो रहेगा विंध्या टेली। देखिए स्टॉक ने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया हुआ है। काफी टाइम से स्टॉक एक डाउनफॉल में था, डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन 2 दिन से आप देखेंगे तो काफी अच्छा एक वॉल्यूम ब्रेकआउट आया हुआ है। तो यहाँ पे हम करंट मार्केट प्राइस पे बाय करेंगे। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 2510 का फॉर टारगेट ऑफ 3090 एंड 3320। एक मिनट बाद बाजार खुल जाएगा और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स सर ने भी आपको देख के बताया है, और इसके अंदर भी एक बढ़िया मोमेंटम आ सकता है। आप देखिए 1540 उनका तरफ से दिया गया टारगेट है, तो थोड़ी देर पहले जिसके बारे में हम आपको ब्रेकआउट में भी डिस्कस कर रहे थे। सुमित जी आपके आने से जस्ट पहले हम इसी को डिस्कस कर रहे थे, इसी शेयर को। खैर एनी हाउ मार्केट अभी खुलने को है, और इस बीच अगर आप बाजार की ओपनिंग के हिसाब से देखेंगे तो आज मार्केट फिर से गैप अप कर रहा है। ये गैप अप मार्केट के अंदर बढ़िया रहेगा, और उम्मीद तो करता हूँ कि आज का सेशन भी मार्केट का एक अच्छा सेशन रह सकता है। निफ्टी चेक करेंगे 53 पॉइंट ऊपर खुल रहा है, और साथ ही सेंसेक्स करीब 250 पॉइंट ऊपर है। सेम विद अगर आप बैंक निफ्टी भी चेक करना चाहें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको कुछ अच्छा ही ओपनिंग देखने को मिलेगी, और बैंक निफ्टी की ओपनिंग करीब यहाँ से 100, 150, 200 पॉइंट के ऊपर आपको दिखेगी। इन्फोसिस मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, ये आज कुछ और तेज़ी दिखाता है या फिर नहीं। 27-28 सेकंड बाद मार्केट खुल जाएगा। आज भी बजट वाली थीम को आप बिल्कुल भूलिएगा नहीं, और बजट वाले शेयर आज भी आपकी लिस्ट में होने चाहिए। स्पेशली आज जो जैसे एपेक्स फ्रोज़न है, ये जो फूड वाली कंपनीज़ है ना, फ्रोज़न फूड वाली कंपनीज़ या एक्सपोर्ट होने वाली कंपनी, इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल अगर आज ये सेगमेंट अपने आप में काफ़ी गर्म रह सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं मार्केट के अंदर। आज की ओपनिंग का इंतजार, ओपनिंग का टिक आया, पहला टिक 40 पॉइंट का सेंसेक्स में। निफ्टी तो अब बैंक निफ्टी तो इनफैक्ट लाल निशान में आ गया है, 100 पॉइंट की गिरावट के साथ है, 52,400 के आसपास है। और बैंक निफ्टी तो कल भी उतना नहीं चला था, हमने आपको बताया था हल्की सी अनवाइंडिंग आई थी इसके अंदर, और वो आज गुम हो गई स्टार्टिंग में ही, और सिर्फ 20 ही पॉइंट है। इन्फोसिस का असर खाली इन्फोसिस तक या आईटी तक ही है, बस ये चेक करना है। इसलिए मेरा मानना है कि आज इन्फोसिस और आईटी को अलग पैदान पे छोड़ दीजिए, उसका बाजार अलग तरीके से चलेगा। और देखते ही देखते निफ्टी ने अपनी सारी बढ़त आज शुरुआत की खो दी है। कई बार क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ हैंड्स भी होता है स्टार्ट में,
में। आप इसको ऐसा ना सोचें कि एकदम से वीक हो रहा है। और ये भी हो सकता है फ्राइडे का सेशन है कि भाई आज प्रॉफिट बुकिंग मार्केट के अंदर रहे, क्योंकि थोड़ा एडजस्टमेंट्स है। फिर अब सोमवार को तो सीधा बजट से एक सेशन पहले ही खुलेंगे। तो आज मार्केट के अंदर ना कोई बड़ी पोजीशन आप मत बनाइएगा, जो बना रखा सिर्फ उसी को संभालिएगा। आइदर लॉन्ग आइदर शॉर्ट जैसे भी आपने बनाई हुई है उसको सिर्फ चेक एंड बैलेंस कीजिएगा। ज़्यादा ट्रेड इसमें मार्केट के अंदर लेने की ज़रूरत नहीं है। 150 पॉइंट इसमें नीचे आ चुका है बैंक निफ्टी, और देखते देखते निफ्टी के अंदर 26 पॉइंट की गिरावट है। इंडिया विक्स अभी स्टार्टिंग में चला नहीं है, स्टार्टिंग में वो भी टूटा है और वो भी करीब 1.5% टूटा। आज मार्केट में कुछ ज़्यादा ही जल्दी दिख रही है हर चीज़ की। आप देख रहे हैं स्विंग बहुत फास्ट आया, शुरुआती स्विंग भी करीब 100 पॉइंट का आ गया। निफ्टी के अंदर खुला 40 पॉइंट था, वापस ऑलमोस्ट 40 पॉइंट नीचे हम आ चुके हैं। ये 80 पॉइंट का स्विंग मात्र 1-1.5 मिनट के अंदर ही मार्केट के अंदर क्रिएट कर दिया। तो इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर वॉलिटिटी इवेंट से पहले की जो हमको एक्सपेक्टेड थी वो अपने चरम पर अब जाती हुई दिख रही है। हालांकि वो लेवल्स में कन्वर्ट नहीं हो रही। मेरे को बड़ी हैरानी हो रही है कि अब तक इंडिया विक्स 15 के पार क्यों नहीं हुआ। शायद इस इवेंट नॉन इवेंट की तरह तो नहीं ट्रीट करना चाहता वो। अगर ये नॉन इवेंट की तरह ट्रीट कर रहा है तो फिर आप ये सोचिएगा कि आपने बहुत उम्मीदें लगाई हुई हैं बजट से, कि बजट में ये, बजट में वो, बजट में फलाना, बजट में ढिकाना। तो फिर आपको थोड़ी कैलकुलेशंस के साथ चलना पड़ेगा। अगर इंडिया विक्स नहीं बढ़ रहा है इवेंट से पहले तो ये फिर इसको नॉन इवेंट की तरह ट्रीट कर रहा है। देखिए आप एक लेवल से भी समझ सकते हैं कि मार्केट के अंदर क्या है। और मैं जितना थोड़ा ऑब्जर्व भी करता हूँ सोसाइटी से भी, तो मेरे को ऐसा एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बजट की बहुत अलग अलग चैनल्स पे, पेपर्स पे, इन सब पे भी नहीं दिख रही है, क्योंकि ऑलरेडी ये सेकंड बजट है। साल का पहला इंटीरियम ऑलरेडी हम देख चुके हैं और मेरे को लगता नहीं सरकार इंटीरियम बजट की लाइन को चेंज करेगी, उसी लाइन पे चलेगी। तो इसलिए एक राउंड की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी सिस्टम में पहले से लोगों के पास पड़ी हुई है। खैर एनी हाउ आगे बढ़ जाते हैं। मैं इस बजट वाली थीम से बाहर निकलता हूँ। इंडिया विक्स फाइनली आ ही गया हरे निशान में। जो मैंने शुरुआत में आपसे कहा ना कि 1.5% नीचे क्यों है, इसको तो ऊपर आना चाहिए। फाइनली वो ऊपर आ चुका ½ और जैसे ही 15 पार करेगा ये धीरे धीरे करके अपने बजट वाली फियर को धीरे धीरे करके आपको नोटिस कराएगा। ठीक है, तो ये कुछ एक स्टार्टिंग ओपनिंग का मोमेंटम है। जल्दी जल्दी आपके सामने शेयर और बता देता हूँ। पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स, स्वाभाविक सी बात है इन्फोसिस के अंदर आज बढ़त थी, वही आपको स्क्रीन पर दिख भी रही है। LTI, माइंट्री, एचसीएल टेक, विप्रो, TCS सब के सब हरे निशान में है और सबके पास आधे से ज़्यादा की परसेंटेज की बढ़त है। आप ऊपर वाले सिर्फ 2 शेयर चेक कर ले, दोनों के दोनों IT। अगर कोई आएगा भी ना हरे निशान में, मान लो इसी हीट में आ भी जाता है हरे निशान में, वो IT का ही आ रहा है। तीसरा शेयर भी IT का ही आएगा। और अगर आप देखो नॉन IT कहीं भी आपको कोई भी कोर स्ट्रेंथ एज सच नहीं दिखेगी, सिर्फ एक IT है। और उस इन्फोसिस में भी, उसमें भी इन्फोसिस की। एक बार IT का इंडेक्स दिखाओगे आप, निफ्टी IT का इंडेक्स, और साथ ही एक बार ना जरा बैंक निफ्टी का भी दिखाना, और एक बार जरा एडवांस डिक्लाइन भी आज शुरुआत में ही दिखा दूँ। आप शुरुआत में एडवांस डिक्लाइन भी दिखाइए। 1 मिनट के लिए हीट मैप से बाहर आ जाइए, 1 मिनट के लिए हीट मैप से बाहर, बने बनाए फॉर्मेट में मत जाओ। IT के अंदर आया 1.5% तक की तेज़ी है। एक बार आप एडवांस डिक्लाइन दिखा सकते हो इसी के अंदर ही, नहीं दिखा सकते तो देखते थोड़ा टाइम लीजिए, आप इसको अंडर एडवांस डिक्लाइन और दिखाइएगा। एक और चीज़ इन बिटवीन में जब तक आपको बता देता हूँ कि निफ्टी में मैं 200 तक शेयरों में जा रहा हूँ ना, वहाँ पे भी मेरे को IT का ही बोलबाला दिख रहा है। मैं एग्जांपल बताता हूँ, ओरेकल फाइनेंस, आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, एम्फेसिस, तो ये शेयर्स भी आपको वहीं पर दिख रहे होंगे, विप्रो भी आपको दिख रहा होगा, है ना। एक और चीज़, परसिस्टेंट के अंदर आज 7% की गिरावट है। ये आपके सामने एडवांस डिक्लाइन की रेशो, ऑलरेडी 150 शेयर आज नुकसान में है, यानी कि बड़ा हिस्सा ऑलरेडी आज शुरुआत से ही प्रेशर में है। और देखते देखते निफ्टी के अंदर 50 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है। कल हम करीब 100-150 पॉइंट बढ़े हैं। बाजार कहीं नहीं जाएगा, बाजार वहीं का वहीं रह रहा है, लेकिन आपको इतनी ज़ोर से जोल्ट करा रहा है कि बस आप अगर कमज़ोर हैंड्स वाले हैं तो आपको फ्री करके बाहर फेंक देगा, अगर मजबूत हैंड्स वाले हैं तो फिर आप मार्केट को मैनेज कर जाओगे। कुछ मिला के कुछ ऐसा ही मार्केट के अंदर होता हुआ दिख रहा है। अब हम जरा छोटे मझोले शेयर्स की तरफ, हीट में वापस आपको स्क्रीन पर आ जाएगा और दूसरा ओपनिंग के ट्रेड लेना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ IT की बदौलत आप देख रहे हैं कि जो 40-50 अंकों की जो नरमी है ना, अगर IT सपोर्ट नहीं होता शायद और कम होता, क्योंकि अकेले जो कंट्रीब्यूशन है इन्फोसिस का वो है करीब 40-50 अंकों के आसपास का तेजी में। 4 दिन बाकी है बजट में, बजट का पूरा एक्शन आपको दिखेगा। और रेटिना स्वदेश आज मना भी रहा है बजट महोत्सव, बजट 2024, ग्रोथ की उड़ान के लिए आप तैयार रहिए। रेटिना स्वदेश ये सुनिश्चित करेगा। लेकिन चलिए कुछ जो छोटे मझोले शेयर है उसमें अगर आप नजर डालें, इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग, ये शेयर आज 10% ऊपर है। एक शार्प अप मूव है VST इंडस्ट्रीज के शेयर में, यहां पर भी हम देख रहे हैं कि 10-10.5% के आसपास की तेजी है। MTNL लगातार मोमेंटम में है, पिछले 5 दिन में 50% से ज्यादा चढ़ा था, आज भी ये चल रहा है, 70 रुपए का भाव हो गया है और
टेलीकॉम मंत्री ने कहा है कि बॉन्ड के पेमेंट पर कोई डिफॉल्ट नहीं होगा, सरकार ने पैसे दे दिए हैं। जी वो तो पहले से ही आ रही है, उसमें कोई नई चीज नहीं है। पहले सरकार ने बता दिए थे कि एस्क्रो अकाउंट में 92 करोड़ रुपए डाल दिए एमटीएनएल के और उसके चलते बॉन्ड का डिफॉल्ट नहीं होगा। एमटीएनएल आज फिर से चल रहा है। कुछ और अगर आप में छोटे शेयरों में देखेंगे तो इमामी पेपर 2-3% ऊपर है। क्रेन वाली कंपनी है सांघवी मूवर, वो 3-4% ऊपर है। स्पाइस जेट के शेयर में हल्की सी आज 2-3% के आसपास की तेजी है। तो बहुत ज्यादा एक्शन स्मॉल कैप में भी नहीं है। कुछ चुनिंदा शेयर हैं जो आज तेज मूव दिखा रहे हैं। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो आईटी को अगर आप छोड़ दें, आईटी को और सेलेक्टिव ऑटोज को, तो आज आपको शेयर खोजने में बड़ी मुश्किल होगी। अच्छा, कुछ गिरने वाले शेयर हैं, उसको हाईलाइट करवा देते हैं। अपोलो टायर देखिए 7% नीचे है, बहुत तेज रफ्तार से चला था पिछले 2-3 दिन में, और आज 3 दिन की रैली को आज एक ही दिन में कंपनी ने गंवा दी है। इसके अलावा अगर आप ऑटोज में देखेंगे, टायर में तो एमआरएफ में भी आज कमजोरी है 3% के आसपास की। एमसीएक्स चला हुआ था, एमसीएक्स में थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। गेल में भी तेजी हमने देखी थी। बीएचईएल आज फिर से कमजोर है। कैपिटल गुड्स वाले जो शेयर हैं वो कहीं ना कहीं ऊपरी स्तरों से कमजोर हो रहे हैं। कल हमने देखा था कि एबीबी, सीमेंस, बीएचईएल ये तमाम शेयर गिर रहे थे, और आज भी आप देखेंगे कि कमजोरी है। बीएचईएल का शेयर आज भी आपको कमजोर दिखेगा। निफ्टी के 50 में से इस वक्त 41 शेयर जो हैं लाल निशान में हैं, सिर्फ 9 शेयर मजबूत हैं, और उन 9 शेयरों में अगर आप देखेंगे तो 5 तो आपको आईटी के दिखेंगे। एचडीएफसी बैंक संघर्ष कर रहा है हरे निशान में आने के लिए, और इसके अलावा कुछ कंजम्पशन वाले प्ले हो सकते हैं। ब्रिटानिया हो गया या फिर नेस्ले हो गया, ये कुछ आईटीसी हो गया, ये टिकने की कोशिश कर रहे हैं हरे निशान में। लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो वो कमजोर है। 442 शेयर हरे निशान में एनएसई पर हैं, तो 1680 शेयर लाल निशान में है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 1:4 का है एडवांस और डिक्लाइन का रेशियो। चलिए यहां से अब आगे बढ़ेंगे। बाजार तो थोड़ी थोड़ी अब कमजोरी बढ़ रही है उसमें। निफ्टी बैंक 350 अंक नीचे है, और निफ्टी में गिरावट है 65 अंकों के आसपास की। लेकिन एक्सपर्ट्स हमारे तैयार हैं आपके लिए लेकर ओपनिंग ट्रेड। ओपनिंग ट्रेड की शुरुआत आदित्य आपसे करेंगे। बताइए क्या स्पॉट किया है बाजार में आपने? देखिए, मुझे इमामी पसंद आ रहा है। इमामी में एक बुलिश व्यू नजरिया बना सकते हैं, बट लेवल बेस्ड अप्रोच फॉलो करेंगे। इमामी आज का हाई 815 क्रॉस करता है तो इसको बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस लगाना है 795 का, और टारगेट रहेंगे फिर 840 से लेके 860 के। बट एक बार जो ट्रिगर है 815 वो क्रॉस हो जाए, फिर ही बाय की सलाह रहेगी। 840 और 860 के टारगेट होंगे इमामी में। आप ये जान लीजिए कि ये ग्रामीण भारत वाला भी प्ले है इमामी। रूरल प्रेजेंस इनका जो है वो ज्यादा है, और कहीं न कहीं मॉनसून भी ट्रिगर बन रहा है इस कंपनी के लिए। इमामी में हमने देखा है कि एक डिसेंट से मूव बनी है। पिछले महीने भर में 10-12% की तेजी ऑलरेडी इसमें आ चुकी है, लेकिन अभी ये शेयर और चलेगा, ऐसा मानना है आदित्य जी का। अंशुल जी आप बताइए सर, आपको बाजार में क्या मिला है, क्या खरीदने की सलाह देंगे? अभिषेक जी, धन्यवाद से स्टार्ट करूंगा। आपने आइडेंटिफाई कराया था 5 जुलाई को वीएसटी इंडस्ट्री 4050 में, तो आपके शो पे और अपने क्लाइंट्स दोनों को मैंने बाय दिया था। आज 4600 रुपए हो गया है स्टॉक, ऑलमोस्ट 15% बढ़ गया है, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। और आईटी इंडेक्स की बात की हमने, 17 महीने का बेस ब्रेकआउट रीटेस्ट हुआ था, और पिछले 1.5 महीने में रीटेस्ट के बाद 25% इंडेक्स चल चुका है, और यहाँ से 10% और अपसाइड दिख रही है। तो उसी सेगमेंट से मिलते जुलते स्टॉक्स में बाय दूंगा। नौकरी, इसमें फ्रेश ब्रेकआउट दिख रहा है, पुल एंड फ्लैग पैटर्न का 12 दिन का फ्लैग था। 7020 पे बाय करना चाहिए। आज का लो 6950 है, इसको स्टॉप लॉस की तरह यूज करना चाहिए, और इमीडिएट बेसिस पे 1 से 2 दिन में 7140 रुपए का टारगेट आता हुआ दिख रहा है, तो नौकरी बाय दूंगा। ठीक है। इन्फोएज यानी कि नौकरी.com 7025 का भाव है। अच्छा देखिए, बड़े साइज का शेयर होने के बावजूद भी इसकी ठीक ठाक रफ्तार रही है इन्फोएज की। इस साल में 35-40% के आसपास की ऑलरेडी आपको ये रिटर्न दे चुका है। 7000 रुपए के ऊपर का भाव है इन्फोएज के, और आज इसने अपना 52 वीक हाई भी बनाया है ऑलरेडी। हम देखने की मोमेंटम में लगातार है ये। सुमित जी आपका शेयर कौन सा होगा सर? अभिषेक जी, थोड़ा सा मार्केट में वीकनेस लग रहा है, तो मैं दोनों टाइप का देना चाहूंगा। देखिए, पहला लॉन्ग ट्रेड रहेगा एक्साइड इंडस्ट्रीज,
देखिए एक्साइड में काफी एक कंसोलिडेशन के बाद कल लास्ट मोमेंट पे हमें लग रहा था कि कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली थी। देखिए अभी भी सेम न्यू हाई की तरफ अप्रोच कर रहा है। 558 पे हमने इसको रेडार पे लिया था, अभी 561 चल रहा है, तो हमें लग रहा है कि आज का लो 552 का आप एसएल रखिए और 570 578 ये दो टारगेट्स के लिए हम बाय बना सकते हैं। दूसरा स्टॉक रहेगा बाटा इंडिया का। देखिए यहाँ पे मल्टीपल टॉप बने हुए हैं, कंटिन्यू 3 दिन से रिजेक्शन मिल रहा है, तो वीकनेस यहाँ पे लग रही है। 15 हमें लग रहा है कि 1497 और 1483 ये दो लेवल्स के लिए आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं। 1546 का एसएल रहेगा। ठीक है, एक्साइड इंडस्ट्रीज को भी आप बजट से वैसे जोड़ सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंसेंटिवाइज करने को लेकर बजट में कुछ भी ऐलान होता है तो एक पॉजिटिव ट्रिगर और बन जाएगा। और एक्साइड में हमने देखा है कि मूव भी ठीक ठाक आया है, ये शेयर अच्छे से चला है। ख़ास तौर से अगर आप इसको अप्रैल से जर्नी देखेंगे तो 300-325 रुपये के आसपास का भाव था और अब भाव हो गया है इसका 560 रुपये का। हालांकि 600 रुपये के ऊपर का भी हाई इसने बना है एक्साइड इंडस्ट्रीज ने। और दूसरा बाटा, ये सेल के रिकमेंडेशन है इस पर 1490 1483 के टारगेट के लिए सुमित जी की तरफ से। सुमित जी ये बताइए कि आपका बजट का सुपर ट्रेड कौन सा होगा, आपसे ये पूछना रह गया था। अभिषेक जी लास्ट वीक ही हमने डिस्कस किया था SJVN का। देखिए पावर का जनरेशन और ट्रांसमिशन का है, तो हमें लग रहा है कि इनको अच्छा खासा यहाँ से बेनिफिट मिल सकता है। 140 पे हमने लास्ट वीक रिकमेंड किया था, अभी भी स्टॉक 145 पे चल रहा है। हमारा जो फर्स्ट टारगेट था डेट वाज 163 और स्टॉक ने जो हाई बनाया था 158 का बनाया था, लेकिन हमें लग रहा है कि अभी भी किसी को अगर फ्रेश एंट्री करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो फ्रेश स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 134 का टारगेट रहेगा, 163 एंड 177। दो चार चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, मैं दो चार शेयर आपके सामने दिखा देता हूँ। मेरे को आज बड़े शेयर्स में जाना ही नहीं है, ना मैं बड़ा शेयर्स देखना चाहता हूँ ना इंडाइसिस के अंदर। मैं एक बार आपको इंडिया विक्स दिखाता हूँ। अभी ये 1.5% तक ऊपर आ गया था, वापस इसमें शेड हुआ है। तो ये फिर से बाजार जैसे ही शेड हुआ वैसे ही मार्केट में हल्की सी रिकवरी आई है। आप इंडिया विक्स को लगा के रखिए। इवेंट से पहले विक्स नहीं लगाएंगे तो फिर कब लगाएंगे, सोच के देखिए आप। विक्स बनाई इसी इवेंट्स को कैप्चर करने के लिए, बजट, इलेक्शंस, ग्लोबल मार्केट्स, इसके बनाई विक्स इसके लिए है। उसको ज़रूर लगा के रखिए, आपको बहुत अच्छे से डायरेक्शन देगा। दूसरा पॉइंट, आपको ना बहुत ही स्पेसिफिक होना है। ये स्पेसिफिक इस टर्म्स में होना है कि अगर ये शेयर वैसे चलते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं। दो शेयर आप मेरे को पता करने, मैंने निकाल रखे हैं एक्चुअली में। पहला, एक बार ज़रा मेरी स्क्रीन दिखाइएगा। आज मैंने जब सुबह शेयर्स पूछ रहा था उसमें अवंती फीड्स, अपेक्स फ्रोज़न जैसे शेयर्स मैंने आपको नोटिस भी कराए थे। एक बार ज़रा अपेक्स फ्रोज़न दिखाइए तो आप, ये शेयर करीब 238 के आसपास का चल रहा होगा। यस, ये भलाई आप यहाँ पे देखेंगे। हमारा सिंपल सा कैलकुलेशन मैं फिर से बताता हूँ। हमको लगता है कि फूड प्रोसेसिंग के अंदर सरकार बहुत बड़ा काम करेगी और इसके अंदर बड़ा बेनिफिट आ सकता है फ्रोज़न वाली कंपनीज़ के अंदर। ये स्ट्रॉन्ग रॉक बॉटम बेस है इसका, स्ट्रॉन्ग रॉक बॉटम बेस जिसको हम कहते हैं। और उसके बाद 50 दिन की एवरेज है और ये 200 दिनों के एवरेज की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, ये बहुत सीधा सीधा साफ साफ ट्रेड है। आदित्य अरोड़ा से एक बार समझ लेते हैं कि अपेक्स फ्रोज़न के टारगेट क्या है। हमारा अपना टारगेट, जो मेरा निजी टारगेट है वो मैं बता देता हूँ आपको, वो है 265 का करीब करीब। अभी शेयर चल रहा है 237 के आसपास। एक बार आपकी रिकमेंडेशन चाहिए आदित्य, एक बार जरा अपेक्स फ्रोज़न आप चेक करेंगे। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। स्टॉक ने काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन किया है, वॉल्यूम के साथ पार्टिसिपेशन है, तो इसको बाय किया जा सकता है 238 में। स्टॉप लॉस रहेगा 215 का और टारगेट रहेंगे इसमें 260 से लेके 280 एंड 300 भी स्टॉक अचीव कर सकता है। क्योंकि लास्ट जो हमने स्टॉक में जंप देखा था, स्टॉक ने 286 का लेवल अचीव किया, तो काफ़ी वॉल्यूम के साथ किया था। तो इस बार मोमेंटम लौट के आता है तो स्टॉक में एक अच्छा जंप देखा जा सकता है। ठीक है, स्टॉक में एक बढ़िया जंप देखने को मिल सकता है। आप 215 का एक स्टॉप लॉस लगाइएगा। 265 हमारा एक टारगेट है। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर हम आप फिर से एक बार फायर कर देते हैं कि हम इस सारे के सारे शेयर्स आपको चार्ट के बेसिस पर, डाटा के बेसिस पर, खबरों के बेसिस पर रखते हैं। एक्सपर्ट से पूछ के आपके सामने वो ट्रेड भी बताते हैं। तो अपेक्स फ्रोज़न, अवंती फीड्स, इस तरह के कुछ एक शेयर ज़रूर आपकी नोटिस लिस्ट में होने चाहिए। कल आपको ध्यान है मैंने आपको एक और शेयर भी नोटिस करवाया था, खैर 240 का हो चुका है इस समय, 3-3.5%। इसमें 20% का अपर सर्किट खुला हुआ है, तो 20% तक ये शेयर आज के आज में मूव कर सकता है। हमारा अपना मानना है कि अगर ये चलने पे आया तो बहुत स्पीड से चलता है और आज ही आज में कोई बड़ी बात नहीं कि 265 आज ही आज में लगा दे। ये स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी हमारी तरफ से है कि इसमें हमारा कोई निजी इंटरेस्ट नहीं है, हम सिर्फ आपके सामने सारे डाटा रख रहे हैं।
कल आपको ध्यान है मैंने आपको एक शेयर दिखाया था, बाद में उसमें भी सर्किट लगा हुआ था, TTML। आज भी वो 5-6% ऊपर है। और सुमित मूलचंदानी को मैं कल फ़ोन करके मैंने बताया कि सर आपका शेयर बहुत बढ़िया चल रहा है, कार्यक्रम के दौरान तो बात नहीं हो पाई। सुमित जी आपको ध्यान है ना, कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो पेटेंट हो जाते हैं, तो ये शेयर ऑलमोस्ट आपके जैसा, आपको ही क्रेडिट देता हूँ इसको मैं पूरा। 102 हो गया सर। जी हमारा डिस्कस भी हुआ था और हमने लेवल्स भी डिस्कस किए थे। तो पहले डिस्क्लेमर से 2 दिन पहले ही हमने ट्यूसडे को ये हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था एट द लेवल्स ऑफ 82, 83। तो जो पहला टारगेट था वो था 105, जो ऑलमोस्ट अचीव होने पे है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का भी सजेशन देंगे, तो आप पार्शियल बुकिंग कीजिए और यहाँ पे 50% बुक करके 50% रेस्ट जो है हम ट्रेलिंग एसएल के साथ खड़े रहेंगे। यहाँ पे अभी भी हमारा 93 का एक ट्रेलिंग एसएल रहेगा, तो किसी को होल्ड करना है तो 114 एंड 130 ये नेक्स्ट टारगेट्स हमारे रहेंगे। ठीक है, एक शेयर इसी तरह से और लिस्ट में मैं आपको बता देता हूँ। अब एपेक्स फ्रोजन इस समय 245 के आसपास हो चुका है, करीब 6% तक का मोमेंटो है। ये आप अलग अलग थीम बेस्ड ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, आज आपको थीम बेस्ड ही ध्यान रखना है। मेरे को नितिन स्पिनर्स भी सर का बहुत पसंद आया, जो नितिन स्पिनर्स है। बस मेरी एक ही प्रॉब्लम है नितिन स्पिनर्स के साथ, ये चला हुआ बहुत है शेयर। अंशुल जानी बहुत चला हुआ शेयर है, आप शेयर ढूंढा अच्छा सब कुछ है, लेकिन ये बहुत चला हुआ शेयर है, कैसे करेंगे आप इसको, मैनेज कैसे करोगे आप? सर देखिए, बेस जो लेटेस्ट बेस है उससे ब्रेकआउट से भी बहुत ज्यादा दूर नहीं पहुंचा है। 380 में फ्रेश बेस ब्रेकआउट है, 405 रुपए के आसपास चल रहा है। तो इतने दिन का बेस बन गया है कि जो पूरी सेलिंग थी 109 दिन का बेस बनाया है, तो जो प्रीवियस रनअप था उसको पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया। 108 109 दिन का जनरली जब बेस ब्रेकआउट आता है, मैं वहां पे फ्रेश बाइंग इसलिए रिकमेंड करता हूं क्योंकि 108 109 दिन के बेस ब्रेकआउट के बाद 20 से 25% स्टॉक एकदम तेजी से चलता है। तो उनमें से एक नितिन स्पिनर आ रहा है, और बजट में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ टेक्सटाइल के लिए बहुत अच्छा कुछ आना चाहिए, क्योंकि रेमंड हो गया, बॉम्बे डाइंग हो गया, आलोक इंडस्ट्री हो गया, इस टाइप के सारे शेयर्स फ्रेश ब्रेकआउट लेके चल रहे हैं। और इस स्टॉक में भी 109 दिन का बेस ब्रेकआउट आया है, तो इसमें भी 15% की मूव अपसाइड आनी चाहिए, आराम से आनी चाहिए। ना जाने इन दोनों शेयर्स को क्या होगा, टेलीकॉम वालों को, दोनों ने ही धुआं सा मचा रखा है, जिसे कहते हैं ना मार्केट के अंदर। दिखाइए स्क्रीन पे, TTML वापस से 9% ऊपर आ चुका है, और MTNL आप देखते ही देखते आज फिर से ऊपर आ गया, 69 का भाव हो गया MTNL के अंदर। ये 9% ये शेयर ऊपर है, MTNL और TTML ये भी 9% ऊपर है। ये दोनों टेलीकॉम के मिड कैप कैटेगरी के शेयर्स हैं। भगवान जाने ऐसा क्या चल रहा है, दोनों शेयर ने गोली कर रखा अपने आप को। ये कल दोनों शेयर अपर सर्किट पे थे, आज दोनों शेयर वापस 9-9% 10-10% ऊपर है। आप इनका वीकली भी दिखा दीजिए जरा। वीकली तो खैर देखने की ज़रूरत नहीं, 2-4 दिन में चले तो 2-3 दिन का दिखा सकेंगे। प्रोड्यूसर साहब अगर जल्दी जल्दी दिखाइएगा तो दिखाइएगा फिर आप। दोनों शेयर्स क्या स्पीड से चले हैं, TTML। और बातचीत होती है किसकी, कि बातचीत होती है जी, हाँ जी ये वोडाफोन आइडिया होगा। हमारा प्रोड्यूसर है हिमांशु, वो मेरे से यही बात बता रहे थे कि देखिए बातचीत होती रहेगी वोडाफोन आइडिया की, और बाजी मार जाएगा MTNL। एग्जैक्टली सिस्टम में वही हुआ, बाजी मार गया MTNL। ये TTML है, 38% किसे कहते हैं सर आप देख लीजिए, एक हफ्ते की बता रहा हूँ मैं। 50% MTNL के अंदर किसे कहते हैं आप देख लीजिए, खुद से देख लीजिए। और ये हमारे या किसी और के या किसी और चैनल के या किसी और एंकर के या किसी और रिसर्चर के कहे से नहीं चल सकता ये शेयर। अगर ऐसा चलता है तो वो सब जॉब नहीं कर रहे होते। बहुत ब्लंटली आपको मैं बता रहा हूँ, किसी के कहे से कोई शेयर नहीं चलता। ये जब इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स मार्केट्स के अंदर आती है ना, तभी शेयर्स चलते हैं। और रिटेल भी ऐसे नहीं चला सकता। रिटेल 50% चला सकता है क्या? अगर मैं आपको बोल दूँ आपके पास कोई शेयर, आप 30% से ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर, आप पेट में से दर्द होने लगता है सर, थोड़ा वैसा बोल रहा हूँ मैं। होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती है रिटेलर्स की इतनी। मैं भी एक रिटेलर हूँ, मैं खुद समझ सकता हूँ, मैं डीलिंग रूम से निकला हुआ आदमी हूँ। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए, ये शेयर अगर चले हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्लेसमेंट्स होती ही हैं, चाहे वो फंड की हो, चाहे डोमेस्टिक फंड्स की हो, या पॉलिसी मेकर्स हो, कुछ भी हो। तो बजट से पहले इस तरह के जो एक्टिव शेयर्स होते हैं ना, आपको ध्यान रखने चाहिए। और मैं थोड़ा इस बारे में बोलूँगा कि 18 स्वदेश के काफ़ी हद तक मार्केट पार्टिसिपेंट्स भी और हम खुद भी आपको ढूंढ के ऐसे शेयर्स दिखाते हैं। आज आप मानोगे, अब मैंने एक लिस्ट बना रखी है आज के शेयर की। मैंने साइबर सिक्योरिटीज़ के शेयर निकाला, क्विक हील, कि मैं कहा चलो भाई साइबर सिक्योरिटी का एक शेयर बताता हूँ। शेयर इतना चला हुआ है, मैं आपको बता ही नहीं सकता वो शेयर कैसे बताऊँ। एक बार दिखाना, क्विक हील दिखाओ एक बार ज़रा शेयर। क्विक हील के नाम से एक शेयर है, क्विक हील, ये रहा। हफ्ते में 16% चला हुआ शेयर है। कैसे ढूंढ के हम आपको बता दूंगे सर, अभी और चलने को चल सकता है। हाँ बाय द वे, मैं इसको वैसे नहीं कर रहा चलेगा नहीं है, 300% चला हुआ है। कैसे आपको बोल दूंगी भी चल जाएगा। और अभी ये
एक और शेयर बताता हूँ, मैंने एक सीमेंट कंपनी निकाली थी, ओरिएंट सीमेंट। एक बार जरा ओरिएंट सीमेंट भी दिखाओ आप। ओरिएंट सीमेंट भी खींचा हुआ शेयर है, कैसे पकड़ के बताऊँ आपको मैं कि ओरिएंट सीमेंट भी आप देख लो। दिखाओ एक बार स्क्रीन पे प्रोड्यूसर साहब, ओरिएंट सीमेंट भी। एक और शेयर दिखाता हूँ मैंने इंफ्रा में से, जे कुमार इंफ्रा। चलो वो तो हुआ सो, ये देखो 126% चला हुआ है साल का, और अभी और भी चल सकते हैं बाय द वे शेयर। ये मैं फिर भी, मेरे को इसलिए दिक्कत हो रही है कि वो शेयर इतने चले हुए हैं ना, मेरे को ढूंढने में बड़ी दिक्कत, बड़ा मुश्किल होता है उन शेयर्स के साथ काम करना जिनमें मोमेंटम है। एक शेयर मैं आपको और दिखाता हूँ, चलिए वो तो अब छोड़ ही देते हैं, अभी बार बार ज़्यादा शेयर्स वो उस तरह से नोटिस कराना भी ठीक नहीं है। 46 पॉइंट इस समय निफ्टी नीचे, बैंक निफ्टी के अंदर 105 पॉइंट की गिरावट है। देखते हैं आज क्या होता है। कुछ और शेयर्स भी हैं लिस्ट में जिस पे आप ध्यान रखिएगा। 142 रुपये पे आज जी एंटरटेनमेंट भी है। आदित्य अरोड़ा, जी एंटरटेनमेंट 142 रुपये का है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेना चाहता हूँ, रख लूँ। मैं जानता हूँ इसमें टेक्निकल्स वाले कुछ नहीं कर पाएंगे, खबर से ही चलेगा, बट फिर भी देखिए लास्ट टाइम हमारी जब जी के बारे में चर्चा हुई थी तब स्टॉक 150 था और वहां से स्टॉक ने दौड़ लगाई 165 तक। वापस स्टॉक में करेक्शन, आई थिंक ये स्टॉक का डिमांड जोन या सपोर्ट लेवल ही है, तो यहाँ से अक्यूमुलेट कर सकते हैं 140 143 के भाव से। और स्टॉक में ब्रेकआउट रहेगा 149 के ऊपर। 149 के ऊपर एक बार स्टॉक जाता है तो अपनी गैप फिल करने ऊपर जा सकता है और थोड़ा अप ट्रेंड रिज्यूम कर सकता है। तो ये रहेगा लेवल बेस्ड अप्रोच जी पे। ठीक है। इस बीच आपको मैं दिखा रहा हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर करीब 33 रुपये की गिरावट के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। 33 रुपये की गिरावट, और मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि 3250 के आसपास आके थोड़ा फटीक आएगा, इसके नंबर्स आने हैं, और नंबर से पहले थोड़ा ये वीक हुआ है आज 3100, और 3150 इसने फिर से तोड़ दिया। इसका अब नया बेस 3100 बनेगा, हो सकता है 20-30 रुपये और तोड़ दे ये, तो मार्केट पे आज ये प्रेशर बनाने का काम करेगा। हालांकि अगर सिर्फ रिलायंस की वेटेज के साथ बाज़ार चल रहा होता ना तो बाज़ार अभी बहुत डीप होता। आज जो मार्केट के अंदर जो तेज़ी, या मैं बोलूँगा जिसकी वजह से और भी सपोर्ट मिल रहा है, और फिर से आईटी ही है। इन्फोसिस दिखाइए आप, खैर वो तो खैर है ही DSI, थोड़ा आईटीसी, थोड़ा एशियन पेंट, थोड़ा HDFC बैंक, इन सब ने भी वापस से मार्केट को थोड़ा होल्ड किया, नहीं तो रिलायंस अकेला ही तोड़ने के लिए सफिशेंट था आज मार्केट को वापस से। खैर मैं एक दो शेयर पे और भी आता हूँ। मैं एक शेयर में अंशुल जैन से और पता करता हूँ, मैंने लास्ट टाइम भी पता किया था। उस शेयर का नाम है SBC एक्सपोर्ट्स। एक बार जरा दिखाइए, आज शुरुआत से हरे निशान में है। मैं मिड कैप कैटेगरी के शेयर चुन के आपके सामने रख रहा हूँ। ये कंपनी टेक्सटाइल के बिजनेस में भी है, तो इस बार टेक्सटाइल पे PLI आ सकता है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। ये शेयर और चल सकता है। अंशुल जैन एक बार जरा दिखाइए, हमारे हिसाब से 32-33 रुपये इमीडिएट आ जाना चाहिए। बिल्कुल डिम्पी जी, इस स्टॉक में बेहतरीन स्ट्रक्चर दिख रहा है। पिछला ब्रेकआउट ऑलमोस्ट वहां पे ब्रेकआउट के पॉइंट से लौटा था राइट साइड डेवलपमेंट के लिए। अब वीकली चार्ट पे ऐसा लग रहा है पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। इस स्टॉक में इमीडिएट टारगेट जो इसका हाई बना था 33.85 ये बनता है ये, लेकिन रेजिस्टेंस बनेगा, टारगेट नहीं बनेगा। टारगेट जो इस ब्रेकआउट का बन रहा है वो समवेयर अराउंड 39 का बन रहा है, बट चूंकि स्विंग हाई या ऑल टाइम हाई 33.85 है, वहां हल्का सा रेजिस्टेंस जरूर लेगा, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर का टारगेट 39 रुपीज निकल के आ रहा है। SBC एक्सपोर्ट 4% आज ये ऊपर आपको दिखेगा। अच्छा, आज अगर आप बाजार में अगर आप देखेंगे ना तो एक बार इन्फोसिस को जरा फिर से दिखाइए, जहां पर खुला इन्फोसिस आप देखिए 2-2.5% के आसपास की ही तेजी इसमें रह गई। ऊपरी स्तरों से जो प्रेशर है वो साफ विजिबल है, और आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि नतीजे अच्छे हैं, गाइडेंस अच्छे हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है। US से संकेत भी ठीक आ रहे हैं, लेकिन जून से अब तक ये शेयर चले हुए हैं, तो ये आप भूल मत जाइएगा। जून से अगर आप इन्फोसिस को, TCS को, HCL टेक को देखेंगे तो करीब 15-17% आप एक महीने का अगर दिखा पाए तो दिखा दीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये शेयर चल चुके हैं, अच्छे से चले हैं। तो 1800 रुपये के आसपास का भाव है, 2.5% के आसपास की फिलहाल इसमें आपको तेजी दिखेगी। ऊपरी स्तरों पर प्रेशर साफ विजिबल हमें दिख रहा है IT में। कुछ शेयर जहां पर व्यू लेंगे। अच्छा, एक कंपनी है, आप जरा आदित्य चेक कीजिए, एंड्रयू यूले करके। नाम से तो लगता है कि नहीं कोई मल्टीनेशनल होगी, लेकिन सरकारी कंपनी है ये, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज के तहत आती है। अब छोटे भाव का शेयर है, मार्केट कैप भी छोटा है, लेकिन इसमें मोमेंटम बन रहा है एंड्रयू यूले में। एंड्रयू यूले अगर दिखा पाए, अगर उसका भाव ला पाए, ANDREW, ठीक है, ये शेयर 56 रुपए का भाव है। हालांकि इसमें मोमेंटम बना है पिछले एक महीने में। किस तरह से देख रहे हैं आप शेयर को?
काफी आ रहा है, बट अभी तो रिसेंटली स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग लंबी चौड़ी देखने को मिली है। 40 ऑड लेवल से स्टॉक गिर के ऑलमोस्ट 31 के लेवल पे आ चुका है, तो थोड़ी सी सेलिंग हाँ भी है, पर मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए। स्टॉक एक प्रॉपर बुलिश ब्रेकआउट दे फिर ही वापस एंटर करें, अदरवाइज वेट एंड वॉच करना चाहिए अभी तो हाल फिलहाल। वेट एंड वॉच करना चाहिए। आज फिर से हम देख रहे हैं कि रेलवे शेयरों में पिछले दिनों कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई थी, लेकिन आज फिर से मोमेंटम दिख रहा है। आरवीएनएल, रेलटेल, इसके अलावा आईआरएफसी, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि आज फिर से मूव्स बन रहे हैं, और उसमें रेलवे के साथ अगर आप डिफेंस को भी जोड़ देना तो वो भी आज थोड़े थोड़े मोमेंटम गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई शेयर अंशुल जी आपको रेलवे में ठीक लग रहा है? हालांकि ये ध्यान रखना चाहिए कि चले बहुत हैं ये। देखिए अभिषेक जी, आईआरएफसी इकलौता काउंटर है जो अभी बेस ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करके आज वापस अपमूव दे रहा है। तो आज के लो जो कि है 200 रुपए 70 पैसे, इसके स्टॉप लॉस से आईआरएफसी बाई कर सकते हैं। ऊपर में इमीडिएट स्विंग हाई 229 बना है, इसी को टारगेट लेके चलना चाहिए। लेकिन ट्यूसडे सुबह के पहले तक अगर टारगेट नहीं आते हैं तो पीएसयू, रेलवे, इन स्टॉक से एक बार एग्जिट ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक्सपेक्टेशन फुलफिल भी होती है तो बाई करने का कोई रीजन नहीं बनता है, प्रॉफिट बुकिंग करने का हर रीजन बनता है। तो सेलिंग आने की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है इन स्टॉक्स में। ट्यूसडे सुबह तक प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। आज से कल के लिए अगर बाई कर रहे हैं तो 229 तक का टारगेट मिल सकता है। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आप कर लीजिए, ये समझदारी भी है। आप बाजार में आते हैं पैसे बनाने के लिए ना, पैसे बन रहे तो बना लीजिए उसको, बाकी आगे के आगे देखेंगे। क्योंकि ये तय है कि ठीक है, बजट मान लीजिए कि अराउंड रहता है कि रेलवे को लेकर ऐलान होते हैं, डिफेंस को लेकर ऐलान होते हैं, लेकिन ये भी तो ध्यान रखिए कि शेयर चले हुए बहुत हैं, प्रीएम्प्ट करके बजट को मूव आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पंडित बैठे हैं जो उनको पता होता है कि अच्छा बजट में क्या आएगा, क्या चलेगा, और आपको हम ही रोज आपको हाईलाइट करके बता रहे हैं अपने एक्सपर्ट्स के जरिए। तो प्रॉफिट टेकिंग एक बढ़िया एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बाजार में होती है, वो करते रहना चाहिए। रिकॉर्ड हाइज पर जब बाजार हो, 24,800 के लेवल हमने देख लिए, 25,000 के आसपास कमोबेश मान लीजिए कि चलो एक साइकोलॉजिकल लेवल है 25,000 का, वो भी धीरे धीरे आ ही गया। तो थोड़ा सा ना आपको सावधान रहने की जरूरत जरूर होती है बाजार में। कुछ और शेयरों की जरा हम एक बार जरा उस पर व्यू लेते हैं। एक साइड की चर्चा हुई, हमारे एक्सपर्ट ने बताया, क्या हमारा राजा वहां पर भी मौके हैं क्या अंशुल जी? ये हमारा राजा बैटरी का भी स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है इसमें, लेकिन रनअप काफी हार्ड रहा है। तो फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग के दौर में 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए। फ्रेश बाइंग के लिए फिलहाल कोई सजेशन नहीं रहेगा, क्योंकि जो करेक्शन है बहुत हेल्दी करेक्शन नहीं रहा है। तो जिनके पास है 1550 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। 1560 1565 के डिप पे जरूर एक बार बाइंग कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस पे अवॉइड रहेगा। ऊपर में 1650 1660 रुपए तक का टारगेट आता हुआ दिख सकता है 1560 की रेंज में अगर बाई करते हैं तो। ठीक है, 50 पॉइंट के आसपास की गिरावट के साथ अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी में गिरावट करीब 72 पॉइंट की है। बाजार की लिक्विडिटी, बाजार की फोर्स, बाजार की पोजीशनिंग उसको गिरने नहीं देगी, लेकिन बाज़ार के अंदर की जो चीज़ें हैं वो स्ट्रेस्ड आउट हो रही हैं और वो धीरे धीरे करके अपना अपना असर लास्ट मोमेंट पे छोड़ रही हैं, इसलिए उसको टूटने भी नहीं दे रही हैं। मैं बताता हूँ, ये थोड़ा एक मिनट आप ओपन इंटरेस्ट वाले प्लेट दिखाएंगे निफ्टी की और बैंक निफ्टी की। एक बार ओपन इंटरेस्ट की सिर्फ प्लेट दिखाई, उससे बड़ा इंपॉर्टेंट आपको एक लेसन बताते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसको देखना ज़रूर देखा कीजिए, हर रोज़ देखा कीजिए। आप पुराना याद रखेंगे ना तो आपको पता लगेगा। जैसे मेरे को कल का याद है कि निफ्टी के अंदर 4% का हुआ एडिशन हुआ। क्या आज 4% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो रहा है? नहीं होगा। एक बार अगर दिखा पाएँ तो देखिए 0.13% का ओवाई एडिशन है। तो खैर बाज़ार खुला है, चलो खुला हुआ भी मान लेता हूँ, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि दिन भर में इसका 4% का ओवाई एडिशन भी होगा। हाँ, शॉर्ट में हो जाए तो एक अलग बात है, तो प्राइस एक्शन टूटेगा बहुत ज़ोर से। ठीक, तो इसलिए थोड़ा शैलो मार्केट है, ये कभी भी ऊपर आ जाएगा और कभी भी नीचे चला जाएगा, बहुत स्पीड से जाएगा, देखा देखी पता भी नहीं चलेगा। ऑप्शंस वाले जो भी काम कर रहे हैं ना, वो इंट्राडे काम करना, BTST STBT वगैरह ना करना, और ट्रेंडिंग कॉल्स पकड़ना। ऊपर नीचे की कॉल्स मत पकड़ना, प्रीमियम इरोड हो जाएंगे। तो एट द मनी वाली कॉल्स पकड़ना। जब ऑप्शंस की बात छिड़ी रही है तो नीलेश जैन को जोड़ लेते हैं अपने साथ, ऑप्शंस का चैंपियन आपके सामने रखते हैं।
नीलेश भाई नमस्ते, बताइए जरा सर आपका ऑप्शन का ट्रेड। नमस्ते डिम्पी जी। देखिए ऑप्शन के लिए जो स्टॉक चुना है वो है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज और यहाँ पे एक नए रिकॉर्ड हाई बने हैं आज के सेशन में। एक कंसोलिडेशन का काफी अच्छा ब्रेकआउट है। इनफैक्ट डेरिवेटिव डेटा भी काफी पॉजिटिव है। यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप होते हुए नजर आ रहे हैं। क्लोज टू 3% का हुआ इजाफा हुआ है। तो यहाँ पे जो मोमेंटम है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंटिन्यू होना चाहिए इंस्पाइट ऑफ वीकनेस इन द मार्केट। ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ से एक नए रिकॉर्ड आए और तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए यहाँ पे 3240 का एट द मनी का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करने की सलाह होगी। रेंज होगी 52 से 55, इस रेंज में खरीदारी करने की सलाह होगी। 38 का छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। 75 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 90 रुपीज का होगा। इसका लॉट साइज 250 का है, इसलिए इन टर्म ऑफ रुपीज जो रिस्क है वो 4000 का है एंड रिवॉर्ड 8750 का है। अगर हम अंडरलाइन की बात करें तो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज का अंडरलाइन हमें यहाँ से 3300 के पास जाता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए यहाँ पे कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी करने की सलाह होगी। ठीक है, डन। तो पिडिलाइट हो गया, 3240 की कॉल है, खरीदने की रिकमेंडेशन। 5255 का एक रेंज जहाँ पे आप एंटर करेंगे। 70 से 90 तक का टारगेट आप समझ लीजिए मोटा मोटी। 38 रुपये का स्टॉप लॉस है। पैसे कैलकुलेटेड है 8000 और 4000। ये लॉस प्रॉफिट कैलकुलेटेड होता है जो लॉट साइज़ के हिसाब से हम कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है जी, नीलेश जैन की रिकमेंडेशन है। नीलेश भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच पिडिलाइट के लिए। सुमित मूलचंदानी के पास जाऊंगा मैं, अपोलो टायर्स लेके आऊँगा। एक हमारे व्यूअर भी हैं, मैं उनका नाम ही बता देता हूँ आपको। मैं सुमित जी ने एक्चुअली मेरे को नोटिस कराया है। उनका नाम है आलम परेज़ के नाम से है, आलम जी है। तो उनके पास अपोलो टायर्स की पोजीशन है। शायद वो कह रहे हैं कि मैं थोड़ा फंस गया हूँ इसमें। देखिए मैं किसी भी आलम की बात नहीं है, किसी की भी, सबकी मैं बात बोल देता हूँ। आप कोई भी ट्रेड लेना तो उसका स्टॉप लॉस कैरी ज़रूर करें, चाहे वो स्विंग का ट्रेड है, चाहे वो तेज़ी का है, चाहे वो मंदी का ट्रेड है, कैसा भी ट्रेड है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वॉल्यूम उतना ही रखें जितना हैंडल हो पाए। तीसरा पॉइंट, एक सारा पैसा एक ही सेगमेंट की सारी कंपनीज के अंदर ना लगाएं। चौथा पॉइंट, अगर आपको जमता है, आपकी भी कन्विक्शन उसके अंदर आती तभी आए, नहीं तो यहाँ पे तो क्या है, तो 150 शेयर डिस्कस हो जाते हैं 1 घंटे में। फिर 150 खरीदोगे क्या आप? खरीद सकते हो 150 शेयर? आप कैसे खरीदोगे? आप एक एक शेयर भी खरीदोगे ना तब भी आपका बजट 2 लाख के पार हो जाएगा। एक एक शेयर भी अगर आप खरीदने पे आ गए तो, सिर्फ एक एक शेयर की बात बोल रहा हूँ मैं, और तो छोड़ ही दीजिए आगे पीछे का। तो इसलिए जहाँ पे आपका कन्विक्शन हाई है ना, वही शेयर्स लिया कीजिएगा। और एक और चीज़, अगर स्टॉप लॉस लग जाता है ना तो थोड़ा क्रूअल होना पड़ेगा। ये ना इमोशनल लोगों की जगह नहीं है, ये निर्दयी लोगों की थोड़ी सी जगह है। स्टॉप लॉस काटते समय थोड़ा निर्दयी होना पड़ता है। करें क्या सर, नहीं काटोगे तो फिर कटते जाओगे आप। तो एक बार थोड़ा सा दर्द होगा इंजेक्शन जैसा, फिर बाद में सर्जरी से बच जाओगे अगर आप एसएल लगा के चलते हो तो। सुमित जी एक बार ज़रा गाइड कीजिए। पर वैसे मेरे को ये तो पता, आलम जी मेरे को ये तो पता नहीं है कि आपके किस रेट का है ये, बट सुमित जी ने मेरे को बताया, शायद उन्होंने अगर कुछ ढूंढा हो तो मेरे को बता दे। सुमित जी ज़रा बताइएगा प्लीज़। देखिए 28 जून को काफी अच्छा एक ब्रेकआउट आया हुआ था स्टॉक में, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन है, लेकिन आज इंट्राडे में काफी अच्छा एक जर्क आया हुआ है। तो मेरा यहाँ पे जो एसएल है वो ऑन क्लोजिंग बेसिस रहेगा 506 का। तो अगर 506 के नीचे कभी भी आपका स्टॉक जा रहा है और क्लोजिंग बेसिस पे, तो बिल्कुल एग्जिट करना चाहिए। लेकिन टिल द टाइम आप इसे होल्ड कीजिए। इंट्राडे में भी बाइंग दिख रही है, लेकिन अब ये कितना सस्टेन कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन जो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी थी उस हिसाब से अगर हम किसी के पास भी होल्डिंग है तो 602 के पहले टारगेट के लिए आप यहाँ पे बने रह सकते हैं। ठीक है, फिर एक काम और कर देते हैं। आज एक सवाल और भी मेरे से पूछा जा रहा है, वो मेरे को लगता है बहुत रेलिवेंट सवाल भी है कि क्या इन्फोसिस को प्लस करना चाहिए पोस्ट नंबर्स। देखिए पोस्ट नंबर्स मेरे को लगता है कि इन्फोसिस को भी प्लस नहीं करना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए। पहला पॉइंट, इन्फोसिस ने आपको एडीआर के ज़रिए बहुत हद तक पोजीशनिंग पहले से करवाई हुई है। दूसरा, नंबर से पहले शेयर चला हुआ है। तीसरा, इससे पहले इन्फोसिस के नंबर से पहले 3 बड़ी कंपनीज अपने नंबर लेके आए थे, तो इन्फोसिस उससे पहले भी चल चुका है उन्हीं नंबर्स के बेसिस पर कि मेरे नंबर भी अच्छे आएंगे। चौथा, गाइडेंस आ चुके हैं तो गाइडेंस को भी मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया। अगर ये गाइडेंस 4 दिन के बाद दिखाता ना तो आप, मैं कह सकता है इन्फोसिस होल्ड कर करो, गाइडेंस का ट्रिगर भी पेंडिंग है। तो इसलिए मेरे को थोड़ा इंट्राडे जम नहीं रहा, लेकिन मैं फिर भी अंशुल जैन से आपके लिए हेल्प करवा देता हूँ। अंशुल जैन आपको बता देंगे कि इसको इंट्राडे और लेना है कि अभी नहीं लेना। मेरे को लग रहा है कि रिजल्ट्स वाला होता है, थोड़ा हाथ बदला होता है, रिपोर्ट्स भी आ गई हैं काफ़ी हद तक। अंशुल जी एक बार ज़रा बताइए कैसे करें फिर। डिम्पी सर, आपको याद होगा इन्फोसिस में बार बार मंथली चार्ट पे कह रहा था 1440 के पास बॉक्स के लो पे है,
यहाँ से बॉक्स हाई 1700 और ऑल टाइम हाई 1800 1810 आता हुआ दिखेगा। मेरे टारगेट्स अचीव हो रहे हैं। मैं यहाँ पे क्लाइंट्स को प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे रहा हूँ। नेक्स्ट राउंड ऑफ कंसोलिडेशन यहाँ ऑल टाइम हाई के पास जब होगा, नेक्स्ट ब्रेकआउट पे 2000 जाता हुआ दिखेगा। लेकिन अब कंसोलिडेशन में कम से कम 1-1.5 महीने का समय काटेगा। फ्रेश पाएंगी तो बिल्कुल सलाह नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा प्रॉफिट बुकिंग करके एक बार बाहर होइए। 1.5-2 महीने बाद आपको वापस मौका मिलेगा इसमें पार्टिसिपेट करने का, जब कंसोलिडेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जवाब आपको मिल गया होगा सर। इंट्राडे बाय मत करना। अब देखो, इवेंट के साथ इवेंट की चीज़ें भी क्लोज हो जाती हैं, तो इवेंट के साथ इवेंट की चीज़ें भी क्लोज हो रही हैं। अब नया इवेंट सर पे है, वो है बजट, और बजट की हमारी पेशकश भी है। आप उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। कई दिन से हम आपको बजट ओरिएंटेड स्टॉक्स बता रहे हैं, बजट ओरिएंटेड थीम्स बता रहे हैं, लीजिए उसका फ़ायदा। और दूसरा, अलग अलग स्टॉक्स में अपनी अपनी पोजीशन रखिए। मैं फिर से बताता हूँ, मैंने जो शैलो मार्केट का आपको एग्जांपल दिया ना, कि बाज़ार बिना ओआई के भरभरा के भी जाता है नीचे, उसको मैं फिर से आपको निफ्टी दिखाता हूँ। निफ्टी फिर से 100 पॉइंट नीचे आ गया है, करीब करीब 100 पॉइंट नीचे, 90 पॉइंट की समय गिरावट में अपनी स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, ये बहुत जब घेरने पे आते हैं ना, तो बहुत स्पीड से निकालेंगे हाथ से। देखो डेज लो है, और इस डेज लो में क्या रिलायंस ने पार्टिसिपेट किया? रिलायंस उस समय 32 रुपये टूटा हुआ था, आज भी अभी भी 32 रुपये टूटा हुआ है। तो आप थोड़ी थोड़ी ना पोजिशनिंग अपने अपने हिसाब से ज़रूर चेक करते रहा कीजिए कि भाई मेरे को कहाँ पे क्या कैसे रखना है। ठीक है, बजट ब्लॉकबस्टर शेयर बताने के लिए हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ रहे हैं। आइए उनसे कनेक्ट करते हैं और समझते हैं राजेश अग्रवाल जी से कि उनका शेयर कौन सा है। AUM कैपिटल के राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। काफ़ी दिनों बाद आप हमको मिल रहे हैं। कोई नाराज़गी सर हमसे, कोई गलती हो गई तो ज़रा बताइए, हम करेक्ट कर देते हैं। राजेश सर नमस्ते। नमस्कार डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग। सर ऐसा ही कोई संजोग है कि थोड़ा व्यस्त Good morning. हो रखा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है सर। आपके लिए तो दिल जान हाजिर है। अच्छा, और अदरवाइज तो थैंक यू वेरी मच। जी सर बताइए सर, शेयर बताइए। हाँ, अभी बजट के या उससे थोड़ी लंबी अवधि, क्योंकि बजट में तो अब 1.5-2 दिन ही बचे हैं, उससे बेटर है कि थोड़ा सा लंबी अवधि रखा जाए। तो मैं समझता हूँ IRCTC पे ध्यान देना चाहिए, जिसके 4 डिवीजन टिकट, केटरिंग, रेल नीड, टूरिज्म हैं, और चारों ही बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं। और इस वक्त क्या है कि उनके रिसीवेबल डेज में भी बहुत डिक्लाइन हो गया है, क्योंकि इंडियन रेलवे से जो भी उनके रेवेन्यूज आते थे वो थोड़े जल्दी आने लगे हैं। एक्सपेंशन वो रेल नीर में कर रहे हैं, 15 लीटर से 18.5 लाख लीटर करने वाले हैं। टिकट और वाटर में तो उनकी मोनोपोली है, और टूरिज्म पैकेजेस भी बहुत अच्छी तरीके से रिसीव किए हुए हैं। जोमेटो वगैरह के साथ टाइप किया है, फुल कोच बुकिंग कर रहे हैं। और अब ऐसा मैनेजमेंट ने कहा है कि वो आने वाले दिनों में रेलवे कैटरिंग बिजनेस भी करेंगे। डेट फ्री कंपनी है, और मुझे लगता है कि ये आपको थोड़े से मध्यम लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न दे सकती है। कम से कम 15% का अपसाइड तो मौजूदा स्तर से बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है राजेश सर, मेरे को ध्यान है जब लास्ट टाइम में मेरी बात हुई थी ना, तब भी आपने IRCTC बताया था। उस समय भाव 110 के थे, बाद में 150 तक भी गया। तो जो इंट्राडे स्विंग या फिर कुछ दिनों का स्विंग लिया होगा लोगों ने, वो तो ले लिया होगा। सर मैं एक चीज़ आपसे पता करना चाहता हूँ, ये बजट के अलावा भी वैसे भी कंपनी को लेके रख लेना चाहिए, क्योंकि 1000 रुपये में ना टेक्निकल एनालिस्ट वाले भी इसको बाय बोल देते हैं। जी बिल्कुल रखना चाहिए। मैंने जैसे कहा कि न केवल बजट के लिए, क्योंकि बजट में हो सकता है कुछ रेलवेज के लेकर के कुछ नए अनाउंसमेंट आए, जिसकी सबको उम्मीद है कि केपेक्स वगैरह बढ़ाया जाएगा, वंदे भारत वगैरह जो दूसरी तेजस वगैरह हैं, तो उससे सीधा सीधा फायदा इनको IRCTC को भी पहुंचता है। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप थोड़े से अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं लंबी अवधि के लिए, तो मुझे लगता है जिस तरीके का मोनोपोली बिजनेस इस कंपनी का है, माने आप समझो कि ऑनलाइन बिजनेसेस के जो वैल्यूएशंस दुनिया भर में होते हैं, और ये ऐसी कंपनी है जो कि प्रॉफिट में है, प्लस जितने भी लॉगिन्स होते हैं उसमें ज्यादातर कन्वर्शन होते हैं बिजनेस में। तो बिजनेस बहुत शानदार तरीके से चल रहा है, और डेट फ्री कंपनी है, सरकारी है। मुझे लगता है कि यहाँ बिल्कुल मध्यम से लंबी अवधि के निवेशकों के लिए भी ये लाभ दे सकता है। ठीक
ठीक है राजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और योगानुयोग हमें वो भी नोटिस कर लेते हैं। मैंने ज़रा अपनी F&O वाली शीट खोली हुई है, और एक बार ज़रा उसी शीट से मैं आपको 2-4 ट्रेड फटाफट से पता कर लेता हूँ, फिर हम कॉमोडिटी सेगमेंट को स्टार्ट करेंगे। पहले मैं लॉन्ग साइड पे आता हूँ, और लॉन्ग वाली शीट्स के अंदर आप देखेंगे तो करीब एक्साइड इंडस्ट्रीज़ 1.5%, एम्फेसिस करीब 1.5%, दिखाते यही सारे स्टॉक जो मैं बोल रहा हूँ। एक जरा नौकरी भी दिखाइएगा, और एक पीडीलाइट भी दिखा। पीडीलाइट पे कॉल आ चुकी है ऑलरेडी भी, ठीक है। तो एक बार जरा नौकरी को वापस से चेक कराता हूँ मैं। अंशुल जैन एक बार आदित्य आप चेक कीजिए, आदित्य नौकरी जरा आप चेक कीजिए। तो देखिए ऊपर से थोड़ा सा एग्जॉशन दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से अभी इसमें बुलिश व्यू को अवॉइड करना चाहिए। स्टॉक को थोड़ा स्टेबलाइज होने दीजिए, फिर एक बुलिश व्यू बनाएगा। अभी लॉन्ग की सलाह नहीं रहेगी। ठीक है, एक दो शेयर मैं आपको और बताता हूँ। जैसे अपोलो टायर्स आज भर के टूटा है, जम के तोड़ा आज, ठीक है ना। इसी तरह से कुछ कुछ और शेयर्स भी हैं जो आज अच्छे से टूटे हुए हैं, ठीक है। एक बार हम जरा उसी पे सब ध्यान रखें। डालमिया भारत भी एक बार जरा दिखाइएगा स्क्रीन पे, डालमिया भारत करके एक शेयर है, एक बार जरा आप इसको चेक करेंगे सुमित जी, डालमिया भारत। डेबी जी देखिए काफी अच्छे एक रेजिस्टेंस की तरफ है, प्रीवियस सपोर्ट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे 1900 का जो लेवल है वो क्लोजिंग मिला था, लेकिन क्लोजिंग के बाद देखिए एक भी कैंडल का फॉलोअप नहीं मिल रहा है, स्टॉक सस्टेन नहीं कर रहा है, तो मैं फिलहाल इसको अवॉइड करना चाहूंगा। अब ये स्टॉक का जो 1930 का लेवल है, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे आ रहा है तो यहाँ पे एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। अगर किसी के पास ऑलरेडी होल्डिंग है तो यहाँ पे 1810 का जो है वो स्ट्रॉन्ग एक स्टॉप लॉस का काम करेगा। अगर 1810 यहाँ पे ब्रेक हो रहा है तो फिर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और डाउनसाइड पॉसिबल है टिल द लेवल्स ऑफ 1730। ठीक है, एक शेयर मेरी लिस्ट में और भी है, मैंने सुबह ही निकाल रखा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं किसी वजह से अपने चार्ट नहीं दिखा पाऊँगा। मेरी स्क्रीन इस समय थोड़ा वो डिस्टर्ब हो गई है, तो अदरवाइज़ नहीं तो मैं आपको दिखाई देता। वो है लक्स इंडस्ट्रीज़ का। मैं बार शेयर आपको सिर्फ मैं नोटिस करा देता हूँ। लक्स इंडस्ट्रीज़ का एक शेयर है, एक बार ज़रा स्क्रीन पे दिखाना। इसको ज़रा वीकली बेसिस पर देख लेंगे तो बहुत ही बढ़िया एक अच्छा शेयर बन सकता है। पुल बैक का स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है। एक काम करते हैं, अंशुल जैन से ज़रा पता कर लेते हैं। अंशुल जी एक बार ज़रा देख के बताइएगा। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसमें आना चाहूँगा, मेरे को शॉर्ट टर्म काम नहीं करना, लॉन्ग टर्म। और मेरा टारगेट 2200, 2300, 2500 तक का भी है। एक बार लक्स आप चेक कर लीजिए। मेरी स्क्रीन नहीं काम कर रही है, नहीं तो मैं आपको बकायदा दिखाता भी मैंने क्यों इसको चुना है। डिम्पी जी इसमें 51 डेज का डबल बॉटम बना है वीकली चार्ट पे। ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक डेली चार्ट पे 15 दिन रेगुलर मूव दिया है, तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पुल बैक 20 डे मूविंग एवरेज कैचअप होता हुआ दिख रहा है 1700 1705 की जोन में। वहीं पे ब्रेकआउट भी रिटेस्ट हो जाएगा, तो वो बेस्ट बाइंग जोन होगी 1700 1705। अपसाइड में स्टॉक लगभग 22 2250 तक के टारगेट दे सकता है, जो डबल बॉटम का इमीडिएट टारगेट है। और वीकली चार्ट पे एक स्विंग आई भी है, तो यहाँ से 1700 के आसपास बाई करना चाहिए। 2200 2280 तक के टारगेट इमीडिएट बेसिस पे देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है डन सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मंडे को इसको वापस से डिस्कस करूंगा, बढ़िया से चार्ट वार्ट दिखा के आपके सामने। मेरे को प्रेमा फेसी एक राय लेनी थी, बस वो मैंने आपसे ले ली, बट मंडे को भी इसको हम डिस्कस करेंगे आपके लिए, ठीक है। अंशुल जैन कोई स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर आपका? और देखिए जितने स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं लगभग ब्रेकआउट के पास हैं, तो किसी ना किसी क्लाइंट के पोर्टफोलियो में जरूर होंगे, बट कोई भी स्टॉक ऐसा डिस्कस नहीं हुआ है जो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में रहा हो। ठीक है डन। सुमित जी आपकी तरफ से कोई स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर? देखिए जो भी स्टॉक्स का आज डिस्कशन हुआ है, मेरे पर्सनल होल्डिंग में इनमें से कोई भी पोजीशन नहीं है, लेकिन क्लाइंटेज के स्टॉक पोजीशन में हो सकता है। दूसरा जो भी लेवल्स हमने डिस्कस किया है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले डिस्कस करके फिर ही कोई पोजीशन बनाएं। ठीक है डन। आदित्य हमारे साथ बने रहेंगे, इसलिए मैं उनसे डिस्क्लोजर नहीं ले रहा अभी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय निकालने के लिए। हैप्पी वीकेंड। अगला हफ्ता इलेक्शंस का, उसका माफ कीजिए, बजट का है, और मैं उम्मीद करता हूँ अंशुल जैन तो मुंबई में आ रहे हैं। अंशुल जैन आपकी टिकट होगी ना, कंफर्म है ना आपकी टिकट?